हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज ऑप इंडिया के इस स्पेशल टेलीकास्ट में आपका स्वागत है। वेलकम ऑल। तो जैसा पहले ही मैंने हिंट दे दिया, थोड़ी इंग्लिश थोड़ी हिंदी इस तरीके से वार्तालाप चलेगी। और आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं विवेक अग्निहोत्री। फिल्म मेकर हैं और सामाजिक मुद्दों पे अपनी राय भी रखते हैं। तो सबसे पहले तो विवेक जी, thank you for joining us and congratulations that the movie is finally releasing. And the movie that we are talking about is The Kashmir Files. बट ये सिर्फ मूवी की बात के बारे में ही हम बात नहीं करेंगे। बात हो सकता है इधर उधर निकलते कहीं और भी चली जाए, लेकिन ये जो ओकेज़न है जिसके कारण आज विवेक अग्निहोत्री हमारे साथ हैं वो इसलिए क्योंकि 11 मार्च को द कश्मीर फाइल्स रिलीज़ हो रही है। और उस फिल्म की बनने की कहानी, उससे आपको क्या एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए, उन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो फिर से बधाई हो सबसे पहले तो, फाइनली इट्स रिलीजिंग। आई थिंक पहले तो कोविड का चक्कर था, उसके पहले भी कुछ इश्यूज थे आई थिंक। हाँ, और अब 11 मार्च को, अब तो फिंगर्स क्रॉस ना, अब तो कुछ हाँ नहीं। अब तो इतनी जल्दी है, मुझे लगता नहीं 20 दिन में चौथी वेव आ सकती है। तो पर बिल्कुल। या फाइनली 11 मार्च को, पर सिर्फ थिएटर्स में रिलीज हो रही है, थिएटर ओटीटी में नहीं। हाँ, तो वो इनफैक्ट पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि ये जो डिसीज़न था कि थिएटर में ही रिलीज़ करना है, इसके पीछे इकोनॉमिक्स है या कोई और वजह है? आपको लगता है कि नहीं, ये एक ऐसी मूवी है जो कि बड़े स्क्रीन पे सन्नाटे में लोगों को एक तरीके से एकांत में इसको देखना चाहिए। ओटीटी में तो चलो आप है ना, वो उतना इनग्रॉस नहीं रहते, आपको कहीं फ़ोन आ सकता है, घर के का माहौल होता है। तो क्या या इकोनॉमिक थी कि नहीं, मूवी में इतना पैसा लगा है तो थिएटर में ज़्यादा पैसा आता है, तो क्या वजह थी कि आपने थिएटर को इंसिस्ट किया और ओटीटी पे रिलीज़ नहीं करेंगे? नहीं, एक्चुअली उल्टा है। अगर मैं थिएटर में रिलीज करना मतलब इट्स लाइक सेमी सुसाइड। अच्छा। हाँ, मीडियम साइज फिल्म्स जो हैं थिएटर में आज की तारीख में रिलीज करना यानी एब्सोल्यूट लॉस ऑफ मनी है। ओके, राइट। ये यानी आप किसी से पूछ लें, मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स से उसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने। इकोनॉमिक्स उल्टा होता है कि ओटीटी पे ही आप सेफ रहते हो। ओटीटी में ही आप पैसे कमाते हो आज की तारीख में। अच्छा। तो इतनी जल्दी बदल गई? मुझे लगता है 3-4 साल तक पहले तक तो ओटीटी पे लोगों का इतना भरोसा नहीं था कि हाँ, लेकिन जब ये लॉकडाउन हुआ, थिएटर्स बंद हो गए, तो इनके पास कंटेंट नहीं था ओटीटी वालों के पास, तो इन लोगों ने अनाप शनाप प्राइस में खरीदना शुरू किया। राइट। तो एक्चुअली हमको भी बहुत वल्गर अमाउंट ऑफ मनी ऑफर किया था। एक्चुअली नेटफ्लिक्स के जो वो सीईओ थे उस वक्त मेरे ऑफिस 2-3 बार आए कि कश्मीर फाइल्स एक्सक्लूसिव हमारे साथ कर लो। मतलब नो थिएटर्स, डायरेक्ट टू नेटफ्लिक्स। तो 3 रीजंस थे। एक रीजन तो ये था कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्रिएटिवली ये फिल्म जो है, ये अगर आप थिएटर में नहीं देखेंगे तो आप इस फिल्म को यानी अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। अच्छा। कुछ चीजें होती हैं जैसे शिंडलर्स लिस्ट, बिकॉज इस तरह की फिल्में जब आप देखते हैं सिनेमा में तो यू बिकम पार्ट ऑफ द सीन। तो आप जैसे यानी एक तो होता है कि खिड़की से आपने कहा वाह कितना खूबसूरत लैंडस्केप है, अच्छा दृश्य है, दूसरा आप खुद जंगल में घूमने चले गए, तो ये वैसा है फिल्म का एक्सपीरियंस। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि पहले लॉकडाउन में, दूसरे लॉकडाउन में, फिर तीसरे में, यानी तीनों वेव्स में, तीनों में हम वेट करते रहे और ये हमें अच्छे से पता था कि टेबल पे इसमें लॉस है एक तरह का। ओके। अगर फिल्म अच्छा बिजनेस कर जाए, लोग देखने जाए, तब तो फिर कुछ उम्मीद है। लेकिन अगर जैसे मीडियम साइज को लोग रिस्पॉन्ड करते हैं इंडिया में, अरे कौन जाए, ओटीटी में देख लेंगे, तब तो ये बिल्कुल यानी हार्ट अटैक लाने वाली सिचुएशन है जिनने पैसे लगाए। पर एक मुद्दा था जिसके पीछे मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, मैं अकेला आदमी कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने INB मिनिस्टर से भी बात की है, इंडस्ट्री के जितने ट्रेड के हमारे उसके एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट से उनसे बात की है, कई बड़े डायरेक्टर से बात की है। और ये एक बहुत डेंजरस एक चीज़ है जो किसी को समझ में नहीं आ रही है। हुआ क्या है कि चूंकि ये दौड़ लग गई, मीडियोक्रिटी जो बॉलीवुड की, उनकी दौड़ लग गई, अच्छा पैसे मिल रहे हैं तो हमें क्या मतलब कंटेंट से, बनाओ गहराइयाँ, बनाओ लक्ष्मी, बनाओ राधे, और हमें क्या लेना देना है इन चीज़ों से, हम पैसा खींच लेते हैं ओटीटी कंपनी जब तक वो खर्च कर रहे हैं, तर जितना निचोड़ लो। एक बात। दूसरा, जो लोग थिएटर में भी रिलीज करते हैं वो भी अल्टीमेटली अपना सारा का सारा जो IPR है, भाई आपने समझे 200 करोड़ एक फिल्म में खर्च किए, तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या है? एक फिल्म 2.5 घंटे की और कुछ नहीं बचा। तो वो IPR जो आपका है वो सारा का सारा ओटीटी को बेच देते हैं परपेचुअल। तो मतलब आज बॉलीवुड का, मैं साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ,
बॉलीवुड जिसको वर्ल्ड के टॉप सुपरस्टार्स रूल कर रहे हैं आज, वो बॉलीवुड का जितना कंटेंट है ऑलमोस्ट 97-98% कंटेंट पूरी तरह से 3 अमेरिकन कंपनीज ओन करती हैं। करेक्ट। ये वर्ल्ड की किसी और कंट्री में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया एक स्पेशल केस है, और मुझे ओटीटी वालों ने ही बताया। उन्होंने बोला कि व्हाई नोबडी इज रियलाइजिंग कि अगले 5-10 साल में तो सारा का सारा इंडिया का सॉफ्ट पावर अमेरिका ओन करेगा। इंटरेस्टिंग, राइट। तो जब आपका सारा सॉफ्ट पावर वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से एक सटल, और फिल्म से अच्छा मीडियम क्या होता है, एक सटल सॉफ्ट लेवल पे एक नई जनरेशन जो है वो पूरी तरह से अमेरिकन वैल्यूज, अमेरिकन चीजें वो करेगी फॉलो, और आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। तो आपके पास आर्मी जरूर है, लेकिन जो क्रिएटिव सॉफ्ट पावर है वो पूरा आपने बिना जाने हुए लोगों को दे दिया। अमेरिकन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स जो थे उनने लड़ाई लड़ी, उनने कहा हमें कितना भी लॉस हो जाए पर हम जब तक थिएटर में फिल्म रिलीज नहीं होगी हम ओटीटी को नहीं देंगे। तो इसलिए बड़ी बड़ी फिल्में 2 साल से बैठे हैं। उन्होंने कहा हम सिनेमा हाउस में ही करें, क्योंकि सिनेमा हाउस में जब आप जाते हैं तो जो टिकट खरीदते हैं उस टिकट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पैसे का, वो तो आपके सब लोकल लोगों को जा रहा है। एक सिंगल स्क्रीन में जाते हैं तो पार्किंग वाले को भी पैसे मिल रहे हैं, समोसे वाले को भी मिल रहे हैं, पॉपकॉर्न को जितनी भी गाली दो मिल तो किसी राम प्रसाद या श्याम प्रसाद को मिल रहा है ना। और आईपीआर भी आपका थिएट्रिकल का पूरा इंडिया में रहता है, सैटेलाइट भी आप इंडिया में रखते हैं, लेकिन अभी तो आप सारे के सारे राइट्स उठा के उनको बेच दे रहे हैं। आपका कुछ है ही नहीं, यू आर जस्ट अ वेंडर, जिसने यानी बैक ऑफिस है, आपने जैसे प्रोग्राम लिख के बेच देते हैं माइक्रोसॉफ्ट। तो ये जो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल, अमेजन ओरिजिनल, इस तरह की जो मूवीज आती हैं उसका पूरा का पूरा एक्सक्लूसिव जो राइट्स होता है, आप कह रहे हो कि वो अमेरिकन कंपनीज की, इंडियन सब्सिडियरी के पास भी नहीं। तो नेटफ्लिक्स के पास, नेटफ्लिक्स में जो भी खरीदते हैं वो सारे डिसीजन मेकिंग अमेरिका में होती है। अमेज़न की भी क्या खरीदना है वो तो ऑब्वियसली तो आईपीआर की जो आईपीआर अमेज़न का है। अच्छा, पेरेंट कंपनी की उन्हीं का है सारा पेरेंट। ऐसे भी आई थिंक इंटरनल शायद उनके वही होंगे कि अगर इंडियन सब्सिडियरी भी ओन करे तो अल्टीमेटली ओन तो वही नहीं, वो सब्सिडी नहीं ओन करती, वही ओन करते हैं। कल को अगर इंडिया में नेटफ्लिक्स बंद हो गया या अमेज़न बंद हो गया, पर गहराइयां के राइट्स तो उन्हीं के पास हैं। राइट, एग्जैक्टली, वो तो उस तरीके का उनका रहेगा ही। या दैट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऐसा कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये तो जब थिएटर में रिलीज हो रही थी मूवीज तब भी ऐसा कह सकते हैं कि बाहर विदेशी जो पैसा लगाने वाले हैं, लगा के अगर वो फिल्में बनाएं या डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर कंट्रोल करें तब भी वो एक तरीके से कंट्रोल तो रख सकते हैं, लेकिन आई थिंक यहाँ सबसे बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल रख सकते हैं, पर आईपीआर कंट्रोल नहीं रखते थे। और दूसरा बिजनेस का भी, इवन दो आप चाहें कि हम ऐसी फिल्में बना लेंगे चाहे वो बिके या ना बिके, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब्जेक्टिव चीज तो खटकेगी ही कि अल्टीमेटली अगर फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं तो आप कब तक उस चीज को जारी रख सकते हो। जबकि यहाँ ओटीटी में फिल्म कितनों ने देखी क्या नहीं देखी वो डेटा इतना मुझे नहीं लगता कि बॉक्स ऑफिस की तरह ट्रांसपेरेंट है। नहीं, ट्रांसपेरेंट क्या, बिल्कुल झूठी है। अभी नेटफ्लिक्स के जो आए थे हेड यहाँ पे, उनका इंटरव्यू सबने पढ़ा ही है। ही सेड कि इंडिया में तो हमारी कोई व्यूअरशिप ही नहीं है, एंड वी आर, इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर वी आर टोटली अनसक्सेसफुल। राइट। और वो इसलिए है कि ये पूरी तरह से एक यंग जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं जो लोग ना, ये यंग लड़के लड़कियां को ने एम्प्लॉय किया हुआ है, और उनने पूरी तरह, तो वो फीडबैक भेजते हैं अमेरिका, और वो सब लोग, मैं सबसे पर्सनली मिला हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के भी नहीं, एक्चुअली उन्हें पता भी नहीं है लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है। वो आइडियोलॉजी अब वो आइडियोलॉजी आज की तारीख में क्या हो गई है, हेट एनीबडी हु टॉक्स अबाउट इंडिया और इंडियन प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट। तो उनका वही प्रॉब्लम माँ बाप के साथ है, वही प्रॉब्लम समाज के साथ है। मतलब वो ये हुआ कि आप दुनिया में हर चीज को ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर की नज़र से देख रहे हैं। और उसमें इनका जैसा मैं समझ रहा हूँ कि इनके नज़र में इंडियंस, खास करके हिंदू और खास करके अपर कास्ट मेल हिंदू, जिसमें आप फिट बैठते हो, ब्राह्मण एंड एबल बॉडीड आल्सो, तो वो ये नॉट फेयर इनफ। तो ये इससे बड़ा तो ऑपरेसर हो ही नहीं सकता दुनिया में। आप पता नहीं कितने लोगों को ऑपरेस कर रहे हो। एज ए मेल यू आर ऑपरेसिंग अ वुमन, एज ए ब्राह्मण यू आर ऑपरेसिंग अ लोअर कास्ट, एज ए नॉर्थ इंडियन एक्चुअली यू आर ऑपरेसिंग अ साउथ इंडियन। तो एनीवे वो तो ये जो वो, और हिंदी भी अच्छी बोलता हूँ तो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस की केयर नहीं करता। सो फॉरगेट द वोक गाइस। बट ये जो बात हमने की अभी अमेरिका वाली, और अभी आई थिंक लगभग महीना या उससे ज्यादा आप अमेरिका में ही रहे हो, करीब 45 डेज, राइट। और वहाँ कई जगहों पे इस द कश्मीर फाइल्स को दिखाया 16 शहरों में। तो वहाँ
मतलब क्या रिएक्शन रहा, जैसा आप कह रहे हो, एक तो रिएक्शन लोगों का जिन्होंने देखा जो कि एनआरआईज वहाँ पे होंगे, क्या अमेरिकन सिटीजन्स ने भी देखा जो कि हो सकता है जिनका वर्ल्ड व्यू जो है वो वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ के जो बनता है, क्या वैसे लोग भी देखने आए, क्या उनका भी फीडबैक, तो दोनों किस तरह का फीडबैक मिला, एक तो जो एनआरआईज होंगे, इंडियंस होंगे, और दूसरा अगर किसी यूएस वाले ने देखा हो? तो देखो, हम 3 पार्ट में रिएक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि था एक ही रिएक्शन सबका, पर 3 तरह की ऑडियंस थी। एक तो हमने फोकस किया था मल्टी एथनिसिटी के ऊपर, तो उसमें हमने बहुत सारे वाइट्स, पॉलिसी मेकर्स, मेयर, गवर्नर्स, इस तरह के सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, उनको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था। प्रायोरिटी वही थे एक्चुअली, क्योंकि फ्री कश्मीर जब कैंपेन हुई थी तो इन्हीं लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के एक्टिविज्म किया था। तो ऐसे लोगों को, ब्लैक्स को, हिस्पैनिक्स को, एशियन, चाइनीज़, वियतनाम, कोरिया, उस तरह के लोगों को बहुत ज़्यादा बुलाया था। फिर हमारी सेकंड प्रायोरिटी थी नॉन कश्मीरी पंडित पीपल। ये बड़ा लोगों को स्ट्रेंज लगेगा सुन के, लेकिन उसका रीज़न ही था, कश्मीरी पंडित लोग तो देखेंगे ही फिल्म को। तो वो थे ही, उनकी भी। कश्मीरी पंडित्स, यू मीन कश्मीरी मुस्लिम्स? नो, पीपल फ्रॉम आंध्रा, फ्रॉम तमिलनाडु, फ्रॉम ऑल दोस थिंग। और इस पूरी कैंपेन को हमें जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो 36 ऑर्गेनाइजेशंस थी अमेरिका की, लाइक वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन, जो काफ़ी उनने फार्मर प्रोटेस्ट में भी रोल प्ले किया है। तो वो थे, अमेरिकन फिजिशियंस एसोसिएशन थी, तेलुगु एसोसिएशन थी, मराठा एसोसिएशन। तो इस तरह इंडिया के सारे प्रांतों को किया, उसका एक पर्पस था, एक रीज़न था उसके पीछे। तो वो लोग थे। तो मैं आपको दोनों बताता हूँ। जो आम पब्लिक थी वो घुसती तो ये सोच के थी कुछ कश्मीरी पंडित कश्मीरी हिंदुओं के प्रॉब्लम पे, जेनोसाइड पे फिल्म देखने जा रहे हैं। और जब फिल्म खत्म हो जाती थी तो भूल भी जाते थे कि ये कश्मीरी हिंदुओं के इशू पे फिल्म है। उनको लगता था ये तो मेरे इशू पे फिल्म है, क्योंकि फिल्म वैसी नहीं है जो लोग सोच रहे होंगे इंडिया में कि अच्छा अब मजा आएगा, खूब किसी की बजाएंगे, ऐसी नहीं है वो। ये फिल्म एक्चुअली आपको ये दिखाती है कि जब ह्यूमैनिटी नहीं होती है तो क्या होता है। ह्यूमैनिटी तो सब बताते हैं, ह्यूमैनिटी कैसी होती है। अशरफ भाई ने रामचंद्र की मदद कर दी, अच्छे चाचा जी, वैसी नहीं है ये अच्छाई नहीं बताती, बताती कि जब बुराई को आप प्रमोट कर देते हो तो क्या होता है। और वो जो लॉस है वो इतना बड़ा लॉस है कि उसके बाद आदमी स्तब्ध रह जाता है। तो एक तो वो रिएक्शन था, रोना होना तो खैर रेगुलर है, वो तो सब रोते ही हैं। और दूसरा रिएक्शन था कश्मीरी पंडितों का। उनका ये था कि 30 साल से किसी ने हमारी बात कभी सुनी नहीं, है ना। पॉलिटिकली तो खूब बात हुई पर ह्यूमन स्टोरीज नहीं आई। तो उनका ये था, नाउ हीलिंग प्रोसेस इज बिगिनिंग। जैसे गिरजा टिक्कू का सब केस जानते हैं, हर कोई जानता है। और तो उनके भाई बहन देखने आए थे, वो अमेरिका में ही हैं। तो उनने चुपचाप निकल गए। मैंने कहा रुकिए रुकिए आप जाइए। नहीं, वो निकल गए, वो लोग बात भी नहीं की किसी से। बाद में उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, मैंने डाला था उसको, उनकी परमिशन से ही डाला था। मैंने कहा मैं डाल सकता हूँ, और वो अभी भी सब जगह है मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह में। तो उसमें उन्होंने ये लिखा था कि फॉर last 32 years nobody in our family ever took गिरजा दीदी's name, और इस विषय पे कभी कोई बात नहीं हुई। we just moved on with our life। पहली बार ये फिल्म देखने के बाद हम सब लोग रात को बैठे उनके बारे में बात की, we cried, and ऐसा लगता है हमारी फैमिली में हीलिंग प्रोसेस चालू हो गई। तो दिस वाज मोर और लेस कश्मीरी, मैंने समराइज कर दिया। आई थिंक इससे बॉक्स ऑफिस पे जो भी हो, हम तो खैर ऑब्वियसली वी वुड वांट इट टू बी अ सुपर हिट, लेकिन इससे बढ़िया आपको रिटर्न क्या मिल सकता है? हाँ, ये तो है ना, ये एक अचीवमेंट हो जाता है ना, सेटिस्फाई। और जहाँ तक जो अमेरिकन और ब्लैक्स और ये, तो उनके बहुत सारे रिएक्शन जो मैं अब रिलीज करूँगा टुवर्ड्स द रिलीज ऑफ द फिल्म। तो उन लोगों ने देख के एक ही बात बोली कि वाई दिस स्टोरी इज नॉट नोन इन अमेरिका। दे थॉट अदरवाइज। और ये जो आर्मी रेप करती है, वो करती है, ये स्टोरीज चलती है वहाँ पे, और ये फिल्म फ्रंट फुट पे उस प्रॉब्लम से डील करती है, उस इशू को एड्रेस करती है। ये आर्मी वाला, स्टेट नहीं, आर्मी वाला जो है। तो जब उनने आंखों से देखा, अच्छा सत्य घटनाओं पे आधारित है, फिल्म में डिस्क्लेमर में लिखा हुआ है ये क्या क्या सोर्सेज हैं इसके, तो दे अंडरस्टैंड। तो उसका नतीजा ये हुआ कि वॉशिंगटन डीसी में कई सारे सेनेटर्स और वो लोग आए थे। तो उन्होंने बोला कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉबी क्यों नहीं करती है, व्हाई डोंट दे कम एंड मीट अस एंड टेल अस अबाउट इट। पाकिस्तान से तो हर दूसरे दिन कोई आके लॉबी करता है। तो मैंने पूछा, तो मेरे को एम्बेसडर साहब ने बोला कि इंडिया में इंडियन जो एम्बेसी है, दे आर नॉट लीगली अलाउड टू डू लॉबिंग, इसलिए वो कर नहीं पाते। अच्छा। तो उसके बाद तो उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसी बात है। देन दे ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल हिल में फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, जो नॉन एमपी या नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, अ कांग्रेशनल रिसेप्शन फॉर मी एंड पल्लवी। और वहाँ पे अपने जो वो जो कांग्रेसमैन अपने वो राजा
क्या कृष्णमूर्ति, ही केम, ब्रार केम, Mike Warner, who's a very big senator, very number one senator, Indian caucus ka chairman. All these people came, they gave speeches, and they just spoke about the And film. they were like, these senators were mostly from, I mean, Democrats or Republicans? Dono. We got Mike Warner is a Democrat guy. Brar is a conservative guy. Raja is a Democrat. So it's a mix of both. Actually ज़्यादा डेमोक्रेट. अच्छा ये फिल्म डेमोक्रेट्स को ज़्यादा हिट कर रही है. दे आर फाइंडिंग अ रेवलेशन. उनको लग रहा है ये तो हम तो कुछ और समझते थे. कंजर्वेटिव तो हमेशा से इंडिया के साथ ही थे. और मे बी दे आर क्लूलेस. Mostly like US conservatives. But yeah, Democrats think that they know. Because they think that they NYT और वापो में वो पढ़ लिया तो now they know everything. But so it actually hit them. You were saying. It opened their eyes. Of course it opened their eyes. और मेरे को तो अब वो कह रहे हैं कि आप आके इसका एक प्रेजेंटेशन करिए and all that. We'll get more congressmen. कोविड खत्म है तो शायद मैं जाऊँ गर्मियों में. Great. अभी जो ट्रेलर है थिएट्रिकल ट्रेलर वो देखा तो राइट, यू आर राइट कि ये उस तरह की मूवी नहीं है कि लोग कहें कि अब क्या होगा इस ये मसाला नहीं है. इट्स वेरी रियल स्टोरी. एंड जो मतलब हालांकि फिल्म मेकिंग के बारे में मुझे तो कुछ खास मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा तो बोलते हो नहीं पब्लिक में नहीं मुझे मालूम नहीं है. तो आई वुड बिलीव कि पहला स्टेप ऑब्वियसली राइटिंग जो स्क्रिप्ट है वो होती होगी मूवी की. तो ये जो आपका आई थिंक जहाँ तक मुझे मालूम है ये आई डोंट नो कि कितने मूवीज़ में इस तरह की होती हैं कि आपने स्क्रिप्ट बाद में तैयार की या स्टोरी बाद में तैयार की, सबसे पहले आपने असली कहानी रिसर्च की, लोगों से बातचीत की, जो रियल विक्टिम्स हैं कश्मीरी पंडित्स, कश्मीरी हिंदूज, उन सब से बात की, उन सब के इंटरव्यूज़ भी आपने आई थिंक रिकॉर्ड किए और उसमें से आपने स्टोरी सबकी स्टोरी मिला के एक कॉमन स्टोरी पिरोई. हाँ, तो मतलब पहले से आपके दिमाग में कोई एक नॉवेल या कोई एक बंदे की कहानी, चाहे वो गिरजा टिक्कू या बंदी की कहानी, ऐसी नहीं थी. आपने मतलब एक खुले मन से गए, सबको सुना और तब जाके स्क्रिप्ट निकल के आई है. एक्चुअली शुरू में तो हमको पता भी नहीं था कि हम फीचर फिल्म बनाने वाले. अच्छा. पूरा आइडिया इससे शुरू हुआ था कि एक डॉक्यूमेंट्री. राइट. बहुत पहले जब हमारी बात होती थी तो मेरे भी दिमाग में ऐसा ही था, जबकि ट्रेलर मेरे भी दिमाग में ऐसा. अच्छा, जबकि ट्रेलर से देख के तो ये फुल लेंथ फीचर फिल्म है, लाइक एनी अदर सेंस द मसाला. या. तो ये कब ये चेंज हुआ कि डॉक्यूमेंट्री से फीचर? तो हमने कहा एक डॉक्यूमेंट्री करते हैं. तो जब हमने इसके आरटीआई फाइल किए कई सारे, तो गवर्नमेंट ने जो है बार बार कहा कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और ये सत्य भी है. उस वक्त कोई डॉक्यूमेंटेशन हुआ ही नहीं एक्चुअली. अच्छा. तो 4000 लोगों का मर्डर हुआ. ओके, एब्सोल्युटली. और उनकी लिस्ट 1600 लोगों की तो फोटो, नाम, सब कुछ उसमें है. बाकी जो लोग हैं उनका एग्जैक्ट टाइम एंड वो नहीं है, पर दे वर मिसिंग. आई मीन दे आर स्टिल मिसिंग. तो ऑब्वियसली दे मस्ट बी थ्रोन इन झेलम लाइक अ लॉट ऑफ पीपल. तो इन लोगों का क्या कहना है, जो कश्मीर के जो सेपरेटिस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, कि नहीं ये तो सब झूठ बोलते हैं, आप सिर्फ 219 लोगों की FIR है. ये बहुत बोला जाता है. ये सब जर्नलिस्ट भी बोलते हैं, बरखा जी भी बोलती हैं, कई लोग बोलते हैं, हमेशा यही लॉजिक लाते हैं. पर ये सब भूल जाते हैं कि भाई जब रात को बिना चप्पल के लोग भाग रहे थे 2 बजे 3 बजे, तो FIR कौन लिखा था? फिर वापस तो गए नहीं लौट के कभी दोबारा. और दूसरा जो लोग लिखने गए थे, कई सारे ऐसे लोग हैं, फिल्म में हमने जिक्र भी किया है, उनको तो पुलिस स्टेशन के सामने एक व्यक्ति के तो 50 टुकड़े करके उनकी बेटी का हमने इंटरव्यू किया हुआ है पूरा, और उनको एक बोरे में बांध के पुलिस स्टेशन के बाहर ही फेंक दिया. तो ऐसे में कैसे होता? तो आई सेड कि जनरली जब जेनोसाइड होता है तो एक वॉर क्राइम की तरह से सारी गवर्नमेंट एक ट्रिब्यूनल बनाती हैं, और फिर उस ट्रिब्यूनल में लोगों को बुलाती हैं और कहती हैं ये वीडियो, ये कैमरा रखा हुआ है, कोई नहीं है, आप बस बोलिए अपनी दास्तान. वो लोग अपने वॉर बताते रहते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं. ये किसी भी एक सभ्य सोसाइटी में होता है. हमने कभी किया नहीं 30 साल में, और अब सबको लगता है निकल गया, अभी करना नहीं. तो हमने अपने दिमाग में सोचा, अपने दिमाग में एक ट्रिब्यूनल बनाया. हमने अपनी 5 लोग थे हम, तो एक एक को कर दिया, अच्छा तुम ये करोगे, तुम ये करोगे. और फिर हमने सारी दुनिया में जहां भी फर्स्ट जनरेशन विक्टिम, वी रिस्ट्रिक्टेड इट टू ओनली फर्स्ट जनरेशन विक्टिम. मतलब किसी के जिसके पिता या माँ के साथ हुआ और वो था एज अ विटनेस उस इंसिडेंट में, या हो सकता है पिताजी को 4 मील दूर मार दिया लेकिन वो लाश लेने गया था उनकी, ही वॉज पार्ट ऑफ दैट, जिसने वो देखा है. तो ऐसे लोगों की हमने लिस्ट बनाई, जो बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि अब उस वक्त जो 51 साल के थे मर भी गए. तो ज़्यादातर कई यंग लोग भी थे.
और फिर उनको हमने सब जगह जा जा के, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लोग, सिंगापुर के लोग, जर्मनी में, अमेरिका में, यूके में, जम्मू में, सारे विश्व में पर्सनली मैं और पल्लवी जाते थे। हमारा एक छोटा सा क्रू था, हम जाते थे, गाड़ी रेंट करके उनके यहाँ जाते थे, फिर खाना ना खाते थे उनके साथ रहते थे। तो ओपन दम अप, जब वो रेडी हो जाते थे हम बात करेंगे, कईयों के तो हम 2-2 दिन गए लगातार, फिर हम कैमरा ऑन कर देते थे एंड दे वुड स्पीक। और फिर हमने क्या किया चीज़, फिर उसके बाद जगमोहन जी, जो लेट जगमोहन जी थे, उनके जो रिकॉर्ड्स थे उस वक्त, जो डिविजनल कमिश्नर्स थे, आईजीपी पुलिस थे, इस तरह के लोगों का किया। फिर बहुत सारे कश्मीरी मुस्लिम लोगों का हमने इंटरव्यू किया। एक जो 90s के पहले के लोग हैं और जो 90 के बाद पैदा हुए हैं, तो इस तरह का सब डॉक्यूमेंटेड है, सब वीडियो रिकॉर्डेड है, ट्रांसक्रिप्टेड है, कुछ उसमें वो नहीं। फिर हमने इनमें से कॉमन डिनोमिनेटर निकाला, जिसको क्या बोलते हो आप लोग, वो वेन डायग्राम में समझो तो जो ऐसा ओवरलैप, तो जो सबका ओवरलैप था, जो कुछ बातें हैं जो सबको ही बोलते थे, दुश्मन भी बोलते थे, ये भी बोलते, सब लोग बोलते थे। जैसे 2 दिन सरकार नहीं थी और कोई पुलिस, आईजीपी पुलिस नहीं था, गवर्नर नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो पुलिस वालों ने ऑर्डर लेना ही बंद कर दिया था, किसी से तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, वो भी जलसे में शामिल हो। ये बात कश्मीरी मुस्लिम भी बोलते हैं, राइट। तो ये कॉमन थ्रेड है उसका कि पुलिस बिकेम लाइक एब्सोल्युटली वेजिटेबल। तो ऐसे जैसे कई लोगों ने ये तो मुझे कई मुस्लिम लोगों ने भी ये बात बताई है कि जब इन लोगों का हुआ, कई कहते हैं ना कि पाकिस्तानी टेररिस्ट आ गए थे, एकदम झूठ है, क्योंकि उनके पते और सब बताने वाले उनके नेबर्स थे। ये तो मुझे कश्मीरी वीडियो पे बताया हुआ है मुझे, तो उन लोगों ने जो नफरत करते हैं और कहते हैं पंडित की थ्योरी भी गलत है। तो हमने वो सारी चीज़ें निकाली, तो वो अलग अलग इंसिडेंट्स थे, एक कहानी आपकी हो गई, एक किसी की हो गई, और उनको हमने एक टाइमलाइन में वीव किया। जस्ट दैट लिबर्टी वी टुक, व्हिच इज अ लेजिट क्रिएटिव लिबर्टी, आई मीन इट्स अ फिल्म फॉर्मेटिंग, कई लोग करते हैं। और वो टाइमलाइन कब से कब की है? वो टाइमलाइन यूँ समझ लीजिए कि 1985 से शुरू होती है और करीब 2013-15 तक चलती है, और जो कॉन्टेम्प्रेरी पार्ट है वो तो आज तक का है, एकदम करंट। तो यूँ समझ लीजिए कि 1990 की पॉलिटिक्स क्या चल रही थी और 2022 में क्या, 21 में क्या पॉलिटिक्स चल रही है, इन दोनों को जक्सटापोज कर दिया। 90 को जब एक्सोडस हुआ, उससे 5 साल पहले एक तरीके से आप मान के चल रहे हैं कि वहाँ से ट्रिगर हुआ कि अब ये आपदा आने वाली है और वहाँ होती है, और उसके बाद की फिर कहानी है वो तो खैर अब थिएटर में जाके देखेंगे। और 2022 तक है ये, 2021 तक समझ लीजिए। हाँ, अच्छा, गुड। तो जब आपने कहानी बनाई या कहानी कही, तो मतलब इसमें आप कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ कहानी कहने के वो कर रहे हैं? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मतलब ये कश्मीरी पंडितों की कहानी नहीं कही गई है, जब ये टर्म को यूज़ करता है तो उसमें एक ये भी छुपा होता है कि एक पर्टिकुलर है ना, वो उस घटना को देखने का जो एक तरीका है उसको कभी वो नहीं किया गया। अदरवाइज एक्सोडस हुआ, कश्मीरी पंडितों के बारे में या कश्मीर के बारे में बात होती रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर तरीके से, कि जैसे आप खुद ही कह रहे हो कि यहाँ ये जब एक्सोडस होता है तब अगर 200 लोग ही फाइल्स में हैं तो वही 200 सही हैं, जबकि यही लोग 84 या 2002 के बारे में कहेंगे कि नहीं, अगर वहाँ सरकारी आंकड़े में 700 हैं तो असलियत तो 70,000 होगी। तो ये जो हाइपोक्रेसी है वगैरह, ये जो कोई नहीं पूछता वगैरह, इसको कोई उजागर नहीं करता, क्या दिमाग में था कि इस हाइपोक्रेसी को, ये जो पहले किस्म का जो नैरेटिव है, इसको हमें काउंटर करना है या कुछ इस तरीके का था, या अपने आपको लगता है कि वो हो गया क्योंकि ये सच है? उसको ही काउंटर करता है एक्चुअली, ये हिपोक्रेसी ही को एक्सपोज कर। देखो, लोग मरे, हुआ, एक दर्द की कहानी है, ऑब्वियसली ह्यूमन स्टोरी है, ड्रामा है, और हम जो भी कश्मीर के बारे में जानते हैं पॉलिटिकली जानते हैं ना, हमने पॉलिटिकल डिस्कशन के अलावा कभी कश्मीर के एक्सोडस की बात की नहीं है, जेनोसाइड जानते नहीं है लोग, तो ह्यूमन स्टोरी है। पर मेरा ये था कि देखिए ये 1990 की राजनीति है, ठीक है, उस वक्त क्या चल रहा था, और आज 2021 की राजनीति है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए ये कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से, क्योंकि बीच के जो तार हैं वो तो सारे लेफ्टिस्ट मीडिया ने और लेफ्टिस्ट एक इकोसिस्टम ने उड़ा दिए, काट दिए। वो किसी से भी आप बात करिए, अगर कश्मीर में, मैं तो बहुत बार अभी बीच में गया हूँ, आप जाइए तो लोग कहते हैं उस वक्त तो वीपी सिंह की सरकार थी जो कि बीजेपी के साथ कोलैबोरेशन में थी, पर ये सत्य नहीं है। ये इस तरह से सत्य नहीं है कि आपने किसी के घर में एक सुरसुरी बम लगा दिया आज, और वो आज नहीं फटा,
करेक्ट, और आप चले गए वहां से और कोई दूसरा बंदा उसके बगल में आके खड़ा हुआ, तब वो फट गया 2 घंटे बाद, तो आप कहें साहब मैं तो था ही नहीं मौके वारदात पे। ये वैसी बात है। राजीव गांधी की सरकार ने सारे बीज बोए, और ये तो जगमोहन साहब ने अपनी किताब में लिखा है लाउड एंड क्लियर शेख अब्दुल्ला के बारे में, कि जब शेख साहब के बारे में बच्चा बोलता था कश्मीर में, श्रीनगर में, all the Muslims used to say about Sheikh Saab कि when he is in Delhi, he is a secular. When he reaches Jammu, he becomes a communist. By the time he reaches Srinagar, he becomes a communal. ये उनने कहा, ये मैं नहीं बोलता, उसने दिए भी है, डॉक्यूमेंटेशन किया। तो ये तो और वो चीज दिख गई जब धारा 370 हटी। हाँ, तो जो इनकी बोल निकल के आए, तो वो जो लोगों, जो कश्मीर के लोगों को सिर्फ चेहरा जो दिखता था, वो देश के बाकी लोगों को भी दिखने लगा। तो ये सच है। आपने राजीव गांधी का नाम लिया, तो क्या नेहरू जी बच गए हैं इस कहानी से? हाँ, मैं उतना पीछे गया नहीं। देखो वो दूसरा एक चैप्टर है पूरा है, मैंने कहीं जिक्र ऐसा नहीं है। हाँ, ये भी बात भी है कि कहाँ तक आप ले जाएंगे, आपने उस टाइमलाइन को पकड़ा है। और दूसरा क्या है कि मैं ऑडियंस की इंटेलिजेंस को मानता हूँ। देखिए ताशकंद फाइल्स, बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम पूरी तरह से ऑडियंस की इंटेलिजेंस को रिस्पेक्ट करते हुए बनी थी। मतलब बॉलीवुड में तो सब कहते कोई समझेगा ही नहीं, पर मुझे पता था लोग समझेंगे। क्या होता है, लोग इंटेलिजेंट होते हैं, वो थोड़ी सी चीज बोलो तो वो तार जोड़ लेते हैं। होता क्या, वो जो थोड़ी सी चीज बोलने वाली है वो कोई बोलता ही नहीं है, फिल्मों में कोई दिखाता नहीं। एक फिल्म आई थी हैदर, मैं बार बार उसका नाम लेता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ इस फिल्म को उससे कंपेयर किया जाए। अच्छा। ये मेरी दिली तमन्ना है, क्योंकि ये नैरेटिव की लड़ाई है पूरी। हैदर उसी पीरियड की बनी थी, 90 से 92 93 के पीरियड की फिल्म है वो। उसमें कश्मीरी हिंदू या कश्मीरी पंडित का जिक्र तक नहीं है उस फिल्म में। ये कैसे पॉसिबल है कि आप एक ऑथेंटिक फिल्म बनाएं और कहें कि ये तो भाई इंडिया का शोकेस फिल्म है, सारी दुनिया को, और उस पीरियड का जिक्र ही नहीं। मतलब आप जर्मनी में एक फिल्म बनाएं जो कि हिटलर को छूती हो, लेकिन उस पीरियड में ज्यूज का जिक्र तक ना हो उसमें, यानी नामो निशानी ना हो, जैसे ज्यूज एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये जो हिपोक्रेसी है, एक इतनी एग्रेसिव, इंटेंस, वन साइडेड स्टोरी, उसको मैं तोड़ना चाहता था। और 2020 की बात तो मैं बताता हूँ, और ये सत्य है कि इस नैरेटिव को ये कैसे कंट्रोल करते हैं। जो नंबर 1 आज जो सबसे चर्चित एक OTT कंपनी है, सबसे चर्चित, उनके हेड जो हैं, उनने बोला भी कि हमारी कंपनियां सक्सेसफुल नहीं है। उन लोगों वो कश्मीर फाइल्स खरीदना चाहते थे, मैंने आपको बताया, बड़े वल्गर प्राइस पे लेना चाहते थे। मैं अगर मैं बहुत ही एक टिपिकल कमर्शियल माइंडेड फिल्म मेकर होता तो मैं इतना पैसा एक्स्ट्रा मुझे उसमें मिल रहा था कि हम सब लोग ऐश करते, कोठी बनाते उस वक्त में। अच्छा। या बट वो ये हुआ कि उन्होंने मुझसे ये बोला कि इस फिल्म में आप जो टेररिज्म वगैरह है उसमें कोई एडजेक्टिव तो नहीं यूज कर रहे हैं, ऐसा डायरेक्टली पूछा मैंने, क्या मतलब है? तो दे सेड कि भाई हमारी एक ग्लोबल पॉलिसी है कि आप लोग इस्लामिक टेररिस्ट वर्ड यूज नहीं कर सकते, आई होप यू आर नॉट यूजिंग इट। तो मैंने कहा कैसे पॉसिबल है ये, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आई मीन इट कैन बी चेक्ड, वेरीफाइड विद देम। तो उन्होंने बोला नहीं, हमारी ग्लोबल पॉलिसी हम नहीं जानते, हमने नहीं बनाई है। तो मैंने कहा तो कैसे करें भाई, वो जिसने किया है उस रलिव गलिव शलिव, या तो मुसलमान बन जाओ या भाग जाओ या मर जाओ, ये तो इस्लामिक टेररिज्म है ना भाई। मुसलमान बन जाओ बोल रहे मुंह पे, और राज करेगा अल्लाह और समथिंग, उनके जो नारे थे सारे, वो ये तो नहीं थे कि भाई हम आपसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में हम सहमत नहीं, आप निकल जाइए। ऐसा तो नहीं था, हम आपसे कल्चरली सहमत नहीं, तुम दिवाली मनाते हो हमें पसंद नहीं। वो तो डायरेक्ट था कि या तो तुम हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाओ, या भाग जाओ या मर जाओ, और जो नहीं भागे उनको मार डाला। और ये भी कहा गया था कि हिंदुओं तुम यहां से भागो अपनी औरतों के बिना, राइट, क्योंकि तुम्हारी औरतों, मस्जिदों से ये कहा गया था। हाँ, मस्जिदों के लाउड स्पीकर, हाँ, पूरा लाउड स्पीकर, आप फिल्म देखेंगे आपको समझ में आए। अच्छा, हिंदुओं को ही नहीं मारा, सिखों को भी तो रिलीजन के कारण मारा। सिखों को इसलिए थोड़ी मार दिया कि वो धंधा ज्यादा अच्छा करते हैं या कमर्शियल जेलसी थी, जैसा बरखा जी ने बताया था। तो वैसा तो था नहीं। तो मैंने कहा आप ऐसे बात कर रही हैं कि जैसे मैं होलोकॉस्ट पे फिल्म बनाऊं और आप बोले नहीं, आप इसमें नाजी और हिटलर के बारे में एक शब्द नहीं बोल सकते। अरे तो मारा किसने उन लोगों को, ज्यूज को? तो फिर देन दे केम विद, दे सेड अगर ऐसा है तो मुस्लिम भी तो मरे थे। तो मैंने कहा ये सत्य, मुस्लिम भी मरे थे। तो दे सेड फिर आपको हिंदू टेररिज्म वर्ड भी यूज करना पड़ेगा। मैंने, हिंदुओं ने तो नहीं मारा पुलिस वालों को, जो मुस्लिम लोग मरे थे उनको तो मुस्लिम लोगों ने ही मारा, क्योंकि वो टेररिज्म के अगेंस्ट खड़े हुए थे। तो वी वॉकड आउट फ्रॉम देयर, मैं और पल्लवी और हमारे एक और सज्जन थे साथ में, वी वॉकड आउट फ्रॉम देयर, वी सेड नो, वी वोंट डू बिजनेस विद देम। तो ये जो कंट्रोल ओवर एक वन साइडेड नैरेटिव, और मैं अभी अमेरिका में भी था, वहां पे तो आप जानते हैं इस्लामोफोबिया पे
कांग्रेस में बिल पास हो गया और Right. बहुत जल्दी वो सेनेट में भी हो जाएगा और बिल बन जाएगा। मतलब अमेरिका में आप फिर इस्लाम या ये इस्लामिक टेररिज्म के बारे में कभी कुछ नहीं बोल पाएंगे। और फिर अमेरिका में वो हो जाएगा, ब्रिटेन में आएगा, फिर धीरे धीरे इंडिया के लोग कहेंगे अमेरिका ने कि आप भी करिए। Right. तो इससे भी मैं एक लड़ाई लड़ रहा हूँ अपने लेवल पे अलग। और ये फिल्म यही बताती है कि जब इस तरह का फैनेटिक रिलीजियस टेररिज्म आता है तो व्हाट डू यू लूज। Right. और ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो शायद किसी ने आज तक उसकी तरफ नजर नहीं उठाई। अब मैं बताऊंगा नहीं क्या पर्सपेक्टिव है, फिल्म में आप देखना, पर इट्स अ वेरी यूनिक न्यू पर्सपेक्टिव। बिल्कुल। तो ये इस्लामिक टेररिज्म मेरा यहाँ अलाउड है बोलना। नहीं, यहाँ पे काटना होगा मेरे सही में, क्योंकि वो सारा पॉलिटिक्स सब फिर दिमाग में आ जाता है ना। हाँ, तो चलिए, अच्छा हुआ उस अमेरिकन कंपनी को आपने ये नहीं किया कि ज़बरदस्ती जो कह रहा है कि हिंदू टेररिज्म घुसाओ, जहाँ की हिंदू जिनका एक्सोडस हुआ है आप वही करो। इससे मतलब इससे बड़ी बचकानी बात क्या हो सकती है। और जो शुरू में आपने कहा था, आई थिंक हाँ, इस पे गवर्नमेंट को सोचना होगा। आईटी रूल्स वगैरह आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये सब होगा। और मूवी हम देखेंगे उसमें क्या, कितने ट्रेलर से तो लगता है कि आपने हाँ कोई इसमें वो बैलेंस करने की कोशिश नहीं की है। जो सच है, अगर चुभता है किसी को, कड़वा लगता है तो लगे। तो अमेरिका में ऐसा कुछ लोगों को लगा, क्या हैकलिंग वगैरह इस तरह का आपको सामना करना पड़ा कि ये पहले आप कभी स्पीच वगैरह देने गए थे तो एक बार कुछ पाकिस्तानी, दो बार हाँ हैकलिंग वगैरह हुआ, इस दौरान हुआ इस तरीके? इस बार एक यूनिवर्सिटी में हुआ था, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में गया था, तो वो भी काफ़ी लिबरल यूनिवर्सिटी है ना, कई प्रेसिडेंट्स वगैरह डेमोक्रेट टाइप के भी जाते हैं। तो होता क्या है कि कोई ऐसा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर टाइप के लोग पढ़ लेना बहुत लिबरल, तो सारे स्टूडेंट्स को लगने लगता है कि हम भी उस राह पे चलें तो शायद हम भी बन जाएंगे। तो क्या नया मुल्ला जरा जोर से अजान पढ़ता है वैसा है। तो वहाँ पे दे ट्राई टू कॉर्नर मी, पिन मी डाउन, स्टफ लाइक दैट। तो मुझे थोड़ी ह्यूमैनिटी वगैरह की बात कर रहे थे ये सब, फ्री कश्मीर और ये सब। तो पर मैं आई नो हाउ टू डील विद देम, टैकल विद देम। पर इस बार तो इंडियन लड़के थे जिन लोगों ने ऐसा किया। पिछली बार तो कश्मीरी मुस्लिम लोग थे, दे ट्राई टू हैकल। एक बार तो एक मंदिर में ही मेरे को उनने थोड़ा मैन हैंडल भी किया था। पर ठीक है, जब बुखली में सर डाला है तो मुँह सर से कैसे। आर यू कंसर्न्ड कि इस तरीके के लोग हैं? एक मतलब कश्मीर और उसके साथ पाकिस्तान का कनेक्शन तो हो ही जाता है, और जो ग्लोबल एक लेफ्ट है जो इनका एक तरीके से अलायंस हो गया है इनका। तो और आपके अगेंस्ट तो जैसा पहले भी हैकलिंग वगैरह हुआ था जब आप स्पीच वगैरह देने गए थे, तो इसकी डू यू थिंक कि इसके बाद वो चीज़ और बढ़ जाएगी? आर यू कंसर्न्ड अबाउट इट, और हाउ डू यू सी इट? भाई देखिए, ऐसा है कि यू हैव मतलब अभी आप कुछ दिन पहले ट्विटर अकाउंट भी डीएक्टिवेट हुआ था, उसकी भी कोई वजह थी इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई या क्या? देखो, मैं उस बारे में, कई लोग बोल रहे थे, मैंने इसलिए नहीं बोला। कुछ चीज़ें मुझे बोलना भी नहीं चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और कुछ सिक्योरिटी रीज़न से। पर इतना आपको बताता हूँ कि जब हम फिल्म शुरू कर रहे थे तो होम मिनिस्ट्री ने लोगों को भेजा। उन्होंने बोला कि थोड़ा सा थ्रेट परसेप्शन है तो आप सिक्योरिटी ले लीजिए। और इस मामले में महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी बोलूँगा, उनने भी तुरंत, जब होम मिनिस्ट्री सेंटर से हुआ तो जैसे, तो एक्चुअली उन्हें जब कोई बोलता है ना कि वो आके, जो बंदा, एक लड़का जो हमारा ऑफिस में, उसने कहा सर वो वर्सोवा थाने से 2 पुलिस वाले आए हैं, तो आपकी जान सूख जाती है 2 मिनट के लिए कि भाई, एक तो वैसे ही महाराष्ट्र में जो सरकार है वो बड़ी वेंजेंस वाली है, वो है वैसे ही, वो उनका डीएनए में है। उनके किसी ने गलत बोला, जाके पीट दो, मार दो, दुकान जला दो। बाला साहब के वक्त में तो किसी वो मीडिया हाउस में भी जाके खूब पीटा था। एक वो बड़ा फेमस कोई एक जर्नलिस्ट है वहाँ का, मराठी का, उसको भी मारा था बहुत। तो एनीवे, तो उनने बोला कि नहीं, आपको सिक्योरिटी लेनी ही पड़ेगी। आई मीन, इसमें मुझे पहली बार पता चला कि इट्स नॉट योर चॉइस वेदर, हाँ, नो, इट्स नॉट योर चॉइस। और अगर आप मना करते हैं तो आपको थाने में जाना पड़ता है, और पर्सनली वहाँ एक एफिडेविट उनके जो थाना इंचार्ज वगैरह के सामने साइन करना पड़ता है, एग्जैक्ट रीजन देना पड़ता है, कन्विंसिंग कि आप क्यों नहीं ले रहे हैं इसको। अच्छा, हाँ, तो आई हैव गॉन थ्रू ऑल दैट प्रोसेस। तो पर वो ऐसा है कि मैं जब शूट करने गया था तो उस वक्त कुछ एक ऐसा हादसा हो गया था कि मैं कुछ कश्मीरी यंग लड़के लड़कियों को मैंने डिनर पे इनवाइट किया था, वो लोग आए भी थे। तो वहाँ पे मेरे नाम पे उन लोगों ने बड़ा बवाल हुआ, उन लड़कियों के पीछे भी काफ़ी उनको बड़ी धमकियाँ दी। एंड शी इज़
I mean, I shouldn't be saying that, but she is very well known person over there in art and things like. तो उसको छोड़ के भागना भी पड़ा कश्मीर से कई दिनों के लिए। जिन लोगों के साथ मैंने काम किया था, फिर उसकी नौबत ही आ गई, जिनने मेरे साथ काम किया था वो तो वहीं रहते हैं श्रीनगर में, तो उनको इतनी धमकियां मिली तो उन्होंने बोला हमारा नाम ही मत डालिएगा फिल्म में। इट्स अ वेरी सैड थिंग टू डू, एंड देन दे इशूड अ फतवा अगेंस्ट मी, जो काफ़ी टीवी न्यूज़ में चलता रहा उस वक्त में। तो अब ये हो गया है कि यानी फैमिली तो मेरे जैसी नहीं है, दे डिडंट साइन अप फॉर दिस। जब मैंने शादी की थी, माय वाइफ डिडंट साइन अप फॉर कि तुम एक दिन चेंज हो जाओगे और ये करोगे। माय चिल्ड्रन केम टू दिस वर्ल्ड विदाउट साइनिंग दिस दैट आई विल डू दैट, तो आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स देम। और दूसरा ये हो गया कि अब मैं जिस फ्रीडम से कहीं भी चला जाता था, सुबह वॉक पे ये वो दुनिया भी, आई हैव टू अवॉइड दैट। और कश्मीर में मैंने इतनी शूटिंग की है, बहुत शूटिंग की है, इवन ये टेररिज्म सारी ये मूवी की शूटिंग सारी नहीं की है, मोस्ट ऑफ इट वी हैव डन इट, पर कुछ एक पोर्शंस जो थे वो फिर फतवा हो गया तो संभव नहीं, तो फिर वो हमने मसूरी और देहरादून में किया। हमने फिर मसूरी में सेट लगा लिया था, और तो अब मैं कश्मीर, मुझे नहीं लगता है मैं 20-30 सिक्योरिटी के, कम से कम 20-25 सिक्योरिटी वाले रहते हैं अलग अलग एजेंसी के, टू गो देयर। या और अपने घर का मतलब मुंबई में अपने फ्रेटर्निटी में, वहाँ पे या फ्रेटर्निटी सिर्फ फिल्म मेकर्स की नहीं, मीडिया की भी अगर बात करें तो वहाँ तो खैर आप पहले ही से थोड़े बहुत आपके लिए चिढ़ मची है कई लोगों को और अब और हो जाएगी, तुमसे बात कर रहा हूँ तो यानी दैट्स द लास्ट नेल इन द कॉफिन। तो अभी ये मूवी के बारे में बातचीत करने को लेकर कुछ ऐसा रेजिस्टेंस आपको दिखा है कि नहीं, वो बात ही नहीं करना चाहते? जैसे अभी मैं सर्च कर रहा था गूगल पे, मैंने ऐसे ही वो देखा, द कश्मीर फाइल्स NDTV करके मैंने गूगल में डाला, और उन्होंने ऑलरेडी SEO के लिए उन्होंने एक पेज बना रखा है, gadgets.ndtv पे गया वो, उन्होंने एक पेज बना रखा है कश्मीर फाइल्स करके, क्योंकि उनको भी पता है कि लोगों को तो इंटरेस्ट होगा ही। तो इसमें रिलीज डेट 11 मार्च ये सब दिखा रहा है, और क्या लिखता है, द प्रोपेगेंडा फिल्म हैज बीन रिटन एंड डायरेक्टेड बाय विवेक रंजन अग्निहोत्री। दे ऑलरेडी हैव डिक्लेयर्ड इट ए प्रोपेगेंडा फिल्म, who previously hemmed the equally controversial The Tashkent Files. तो ये अभी इन्होंने, मतलब ये तब की लिखी हुई है, मैंने इसका हिस्ट्री वगैरह सर्च किया जबकि आपने शायद 5-5 सेकंड के ट्रेलर्स पे रिलीज न किए होंगे, तब इन्होंने SEO पर्पस के लिए ये पेज तो बना दिया है ताकि कश्मीर फाइल की सर्च में आ जाए। एग्जैक्टली, ये बहुत सारे मीडिया हाउसेस, अच्छा मुझे नहीं पता थी, हम नहीं कर पाते, इसके लिए और भी अच्छा, आई हैड नो क्लू अबाउट इट राहुल। हाँ, ऐसे बहुत लोग करते हैं, जब उनको मालूम होता है कि भविष्य में कोई भी मूवी आने वाली है, कोई अनाउंस भी कर दे तो उसका पेज ऑलरेडी बना लेते हैं ताकि लोग गूगल करें तो उसको उस पेज पे आ जाए, और उस पर थोड़े प्लेस होल्डर टेक्स्ट जो नॉर्मल सी चीज़ होती है वो डाल देते हैं। लेकिन ये प्लेस होल्डर में भी इनका बायस दिख रहा है कि जहाँ इन्होंने ऑलरेडी, जब इन्होंने ट्रेलर नहीं देखा था, जब इन्होंने कुछ जिनको पता नहीं होगा, तब ऑलरेडी इन्होंने लिख रखा है प्रोपेगेंडा फिल्म और इक्वली कंट्रोवर्शियल ताशकंद फाइल्स। तो ये तो हालत है। तो NDTV तो खैर इनसे, अब आपने जवाब ही दे दिया, मैं क्या बोलूं इस बारे में, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। तो ताशकंद फाइल्स में लेकिन कम से कम जैसे ये थे आपके भाई साहब, क्या नाम है, नसीरुद्दीन, ये थे कम से कम, आजकल तो वो भी बहुत झंडा लेके हैं फासिज्म और इन सब चीज़ों के खिलाफ लड़ते हुए। गलती से बीच में बोल दिया था तालिबान के खिलाफ, तो अब उसकी भरपाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा बोल के। तो इस बार इसमें जब आप कास्टिंग कर रहे थे तो आपको कुछ ऐसा लगा क्या? आप उनके पास गए या ऐसे लोगों के पास गए जिन्होंने मना कर दिया हो? नहीं, मैं एक तो मुझे अब इतनी तो मुझे अब उम्र भी हो गई है, तजुर्बा भी हो गया, तो मुझे पता है कि हाँ भाई किसके पास नहीं जाना चाहिए। यानी बार बार सांप के बिल में आप हाथ नहीं डाल सकते हैं, पता है। पर कई सारे नए लड़के लड़कियां जो हैं आए हैं अभी, जो लोग शायद 2000 के बाद पैदा हुए और जिनके माँ बाप एम्बिशियस थे, तो वो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में पढ़े जहाँ शायद एक विचारधारा से ब्रेन वॉश हो गए, उनके माँ बाप भी परेशान हैं उनसे। वो एक्टर्स काम नहीं करेंगे सिर्फ इसलिए कि उनकी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। नाउ दिस इज अटर क्रैप। आई मीन ये तो बहुत एक दुर्भाग्य की बात है, मेरे लिए नहीं, उनके माँ बाप के लिए और उनके खुद स्वयं के लिए। ये कैसे संभव है? तुम ये देखो, इतना लंबा इतिहास है बॉलीवुड का, और ये क्या पॉलिटिक्स करेंगे जितनी पॉलिटिक्स पुराने स्टार्स ने की, क्या खा के कर नहीं सकते? सुनील दत्त कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल चल के गए थे अपनी बेटी के साथ, कांग्रेसी थे, करेक्ट? देवानंद ट्रक भर के लोगों को ले गए थे इंदिरा गांधी के अगेंस्ट करने के लिए, वो तो कांग्रेसी नहीं थे।
एम आई राइट? और देवानंद और सुनील दत्त बड़े अच्छे दोस्त थे और साथ में काम करते थे। राजेंद्र कुमार की अलग वो थी और सुनील दत्त की अलग थी, दोनों की बेटे बेटियों की शादी हुई है आपस में। राजेश खन्ना कांग्रेस के थे, अमिताभ बच्चन बीजेपी के थे, कॉन्टेम्परीज थे, साथ में घूमते थे फिरते थे। धर्मेंद्र बीजेपी के थे, अमिताभ बच्चन कांग्रेस के थे, दोनों ने इतनी सारी फिल्में साथ में की हैं। विनोद खन्ना बीजेपी के थे, ये कांग्रेस के, दोनों ने इतनी सारी फिल्में साथ में की हैं कभी। और सारे ये स्टार्स किसी भी कैंपेन करने भी जाते थे। एक तो मैं जानता हूं कांग्रेस के जो हमारे थे उसमें, उनको अटल बिहारी वाजपेयी जी जब खड़े हो रहे थे तो उनकी कैंपेन करने चले गए थे। उस वक्त गाली भी खाई थी उनने लोगों से, तो बोले तो क्या हुआ, वाजपेयी जी की मैं इज्जत करता हूं, कांग्रेस से लड़ता हूं तो क्या हो गया। तो ये सब हमेशा होता आया है। ये जावेद साहब कट्टर कम्युनिस्ट, और इनने बीजेपी के, धर्मेंद्र बीजेपी के थे, उनके साथ क्या फिल्म करने से मना कर दिया था। भाई तो कार्ड होल्डर कम्युनिस्ट हैं ये, ऐसे कम्युनिस्ट नहीं है। तो कार्ड होल्डर हैं, जावेद अख्तर तो वैसे ही हैं, कार्ड होल्डर हैं। और इन लोग ये किसी व्यक्ति की उपासना नहीं करते हैं। जैसे चलो बीजेपी के आप कह सकते हैं मोदी जी के भक्त हैं, कांग्रेस वालों को कह दो नेहरू गांधी के भक्त हैं। ये कम्युनिस्ट बड़ी अजीब कौम है, ये किसी की नहीं होती दुनिया में। ये एक आइडियोलॉजी पकड़ के चलते हैं, ऑपरेसर वाली और ऑपरेस्ड वाली, और सब खुद ऑपरेसर्स हैं और बात करते हैं ऑपरेस्ड की। तो कभी ये प्रॉब्लम नहीं था। पर ये 2000 के बाद की जो जनरेशन आ रही है, इतना जहर कहीं से लेके आ रही है। वही तो वोक जनरेशन है, वोक है, इतनी जहर लेके आ रही है। तो उन लोगों ने मना कर दिया काम करने से। अच्छा, और जो ये मीडिया है पूरा, मैं नाम लेके बोलना चाहता हूँ कि वो भी मेरा नाम खुल के लेते हैं, तो मैं क्यों छुपूं उससे। ये जितने क्विंट है फॉर एग्जाम्पल, कोई मेरे को ट्रोल करेगा, मेरे बारे में अगर कुछ लिख देगा बात, तो उसका जो मैनेजिंग एडिटर है वो नीचे जाके उसमें एक स्माइली डालता है, जस्ट टू टेल देम कि आई एम विद यू। ये तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा था, मैं भी नहीं करता हूं ये तो ये लोग जो हैं, इनने डिसाइड कर लिया हम बॉयकॉट कर देते हैं 3-4 लोग को, इनकी रोजी रोटी बंद कर दो तो ये ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, हम अपना डिक्टेट करेंगे। पर इनको ये आइडिया नहीं है कि एक साइलेंट में गहराइयां के साथ जो अभी हो रहा है। अच्छा, इतने अंधे भी हैं ये लोग, इतने ब्लाइंड हैं कि गहराइयां का क्या है पब्लिक रिएक्शन दिख रहा है, सारी दुनिया जानती है। बच्चे से भी आप वो टीनेजर से पूछ लो, वो भी कहेगा थर्ड रेट फिल्म है। और मैं कह रहा हूं ये नहीं है अच्छी फिल्म, क्योंकि ना तो स्टोरी है ना कुछ है। लेकिन उसके जो मेन स्टार्स हैं वो कह रहे हैं कि मुझे इतनी तारीफ इस फिल्म की मिल रही है, आई एम ओवरवेल्म्ड, और ये या तो झूठ बोलते हैं यानी दिखता नहीं है। और यही मीडिया का हाल हो गया। तो इस फिल्म को तो ये ताशकंद फाइल तो चलो उन्होंने सोचा अंडर एस्टिमेट की थी फिल्म, पर इस फिल्म को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं वो, उनकी एक स्ट्रेटेजी है। उसमें से मीडिया वाले अकेले थे और बॉलीवुड वाले अकेले थे जो रेजिस्ट और कांग्रेसी लोग वो कर रहे थे। पर इस बार एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल लॉबी, ह्यूज, जो पाकिस्तान से जुड़ी है, इस्लामिक कंट्रीज से जुड़ी है, और अमेरिका के डेमोक्रेट लोग हैं। तो लेट्स सी क्या रिएक्शन होगा। आपने देख ही लिया प्रोपेगेंडा फिल्म, यही बोलेंगे और क्या बोल सकते हैं। इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं। पर वो दिख जाएगा, जैसे ताशकंद फाइल्स में ले देकर लास्ट में उनको मानना ही पड़ा कि हम चाहे कुछ भी कहें, मूवी हैज़ बीन अ सक्सेस। तो होपफुली ये भी वही होगा। तो ताशकंद फाइल्स की बात कर रहे हैं, ये कश्मीर फाइल्स है, तो मतलब आप कोई सीरीज या ट्रायलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर ये ऑलरेडी ये पार्ट ऑफ ट्रायलॉजी है? पहला बुद्धा था और वो नहीं, बुद्धा वाज़न्ट अ पार्ट ऑफ ट्रिलॉजी। ट्रिलॉजी ये फाइल सीरीज, जब मैंने ताशकंद फाइल जब शुरू की थी तो मेरे दिमाग में 2-3 सब्जेक्ट घूम रहे थे। हालांकि कश्मीर फाइल्स वाज नेवर अ पार्ट ऑफ दैट। वो तो एक अलग, वो बन गई फीचर फिल्म, कैसे बन गई ईश्वर जानता है। तो अरे मैं थोड़ा सा उसको क्रिएटिव हूँ, थोड़ा इंटेलेक्चुअल बात करता हूँ। तो जो हमारे 3 शेर दिखते हैं, चौथा दिखता नहीं, 3 शेर दिखते हैं डेमोक्रेसी के। तो पहली जो फिल्म थी ताशकंद फाइल्स वो थी राइट टू ट्रूथ, कश्मीर फाइल्स है राइट टू जस्टिस, और जो इसके बाद वाली फिल्म बना रहा हूँ दैट इज राइट टू लाइफ। तो ये 3 मैंने सोचा था। तो अभी राइट टू लाइफ सिर्फ डिसाइडेड है या फिर वो ब्रॉडली किस टॉपिक पे होगा? वो टॉपिक भी डिसाइडेड है उसका, द दिल्ली फाइल्स, सब्जेक्ट मैटर रादर। अच्छा, दिल्ली फाइल्स नहीं, दिल्ली फाइल्स, तो उसका नाम है पंजाब फाइल्स भी रख सकते हैं। राइट। दिल्ली फाइल्स में बहुत थोड़ा, यानी एक 70 साल में हमने क्या किया है इस देश के साथ, थोड़ा उसके डेमोक्रेसी और इन सब चीजों को लेकर उसके बारे में है। वो भी बहुत इंटेंस फिल्म है, मतलब उससे भी ज़्यादा इंटेंस फिल्म है। तो उसमें उसका रिसर्च चालू हो गया है या? उसका हमने चालू किया था लॉकडाउन के करीब 2-3 महीने पहले, तो मतलब जनवरी के आसपास, इन 2019। ओके, ग्रेट। तो ट्रायलॉजी वहाँ जाके खत्म होगी या फिर Who knows, शायद ये खत्म नहीं हो, ये सीरीज बन क्या पता तीसरा बने ही नहीं तो नहीं, क्या हो इस फिल्म के बाद में। नहीं, बिल्कुल ये इतनी सक्सेसफुल हो कि आपके पास इतना रिटर्न आए कि हाँ ट्रायलॉजी नहीं, पूरी आप सीरीज बना सको। तो मूवी में ऑब्वियसली पल्लवी हैं, अनुपम खेर,
मिथुन चक्रवर्ती हैं। मिथुन चक्रवर्ती हैं, राइट, ट्रेलर में वो हैं। और नए लड़कों को आपने, जिन्होंने मना कर दिया उनको छोड़ दें, तो उन लोगों को आपने वो कास्ट किया है, आई बिलीव। हाँ, या तो पुनीत सर हैं जैसे। हाँ, पुनीत पहले मैंने सर, उनको हाँ। लिया था, युजवेंद्र सिंह को, वो जो उसके युवराज के पिताजी नहीं है पंजाब में, हाँ हाँ हाँ, उनको लिया था। ओके। और अच्छे एक्टर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, उनके क्राफ्ट की मैं कभी बुराई नहीं करूँगा। तो उनको लिया था, उस रोल में फिट होते थे वो। पर हम पहुंच गए शूटिंग करने देहरादून में, तो उनका तब काम आ रहा था मसूरी, और उसके 2 दिन बाद उनकी शूटिंग शुरू होनी थी। पर उसी रात को जब मैं लैंड किया और मैं जब होटल में रात हो गई थी, जाके मैंने खोला तो मुझे बहुत सारे मैसेज दिखे। किसी ने कहा विवेक सर ये देखिए। तो उनने फार्मर्स प्रोटेस्ट में एक स्पीच दी थी, और उस स्पीच में उन्होंने कहा था कि हिंदू औरतें जो हैं सब तवायफ हैं, टके टके में बिकती थी। हाँ, टके टके में बिकती हैं, तवायफ हैं, ये है वो, ये सब। तो मैंने कुछ आगे सोचा ना पीछे, कुछ भी नहीं किया मैंने। योगराज सिंह, आप हाँ, सॉरी, सॉरी, गलती से निकल गया मेरे नाम वो। तो हाँ, सॉरी। तो इमीडिएटली मैंने उनको एक लेटर भिजवाया कि योर कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड, जो होगा देख लेंगे उसको। अब कर तो दिया उस वक्त मैंने कि इनको फिल्म में नहीं रख सकता हूँ, पर अब लें किसको। तो मुझे लगा एक ऐसा आदमी है जो हमेशा खड़ा होता है कॉज के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, रात को 2 बजे। तो मैंने श्री पुनीत सर को फ़ोन लगाया। वो गोवा में कोविड की छुट्टियां मना रहे थे। अच्छा। मैंने कहा महाराज ऐसी बात है कि मेरी, उसके पहले मैं उन्हें जानता भी नहीं था, कभी मिला भी नहीं था, हाय हेलो भी नहीं हुई थी। अच्छा। नेवर, पुनीत सर से कभी नहीं मिला था। तो मैंने बस फ़ोन करके उनको ये बोला कि भाई, उनका नंबर लिया किसी से, और मैंने कहा कि एक ऐसी चीज़ है जिसमें बिल्कुल क्या, क्यों, कैसे सवाल पूछे नहीं जा सकते, क्या आप कल ये फिल्म शूट करने आ सकते हो? कह रहे मैं गोवा में सीधा शूट पे। हाँ, मैंने कहा कॉस्ट्यूम भी नहीं रेडी, कुछ नहीं है, कुछ रोल क्या है? मैंने कहा रोल, अगर आप भरोसा करते हो, मैं कश्मीर जेनोसाइड पे। पुनीत ने जेनोसाइड वर्ड सुना, कहता ये अपना हिंदू, कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड ना। मैंने कहा हाँ। कहता बोल कब आना है? वो बंबई गए सुबह की फ्लाइट से, अपने कपड़े उठाए सारे, और शाम की फ्लाइट से वो देहरादून पहुंचे वाया दिल्ली, और अगले दिन से शूटिंग चालू कर दी। तो इस तरह के भी लोग हैं। प्रकाश बेलावड़े हैं जो बहुत इंटेलेक्चुअल, एक नेशनलिस्ट क्रिएटिव हैं, नेशनल अवार्ड विनर हैं, वो भी वो हैं। तो ऐसे कई सारे बड़े, और दर्शन कुमार है, ही इज डूइंग अ मेन रोल, और कई सारे कश्मीरी लोग। तो एक्टर्स ऑब्वियसली आपके डिपेंडेबल और भरोसे वाले हैं ही। 5 तो नेशनल अवार्ड विनर्स हैं, 6 तो बिल्कुल। हाँ, तो वो तो उसमें तो आई थिंक आपको पूरा कॉन्फिडेंस होगा ही। जिन्होंने पैसे लगाए वो उन पे कितना कॉन्फिडेंस था? आपको लग रहा था कि हाँ ये, मतलब जब उन्होंने लगा दिए तब ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस था, उसके पहले जब आप फाइनेंस के लिए लोगों से बात कर रहे होंगे तो नहीं, अक्सर इस तरह की फिल्मों में जब पैसा कोई लगा देता है, पहला इंस्टॉलमेंट देता है, उसके बाद अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता आदमी कि दूसरा देगा कि नहीं देगा, और दूसरा नहीं देगा, ऐसा नहीं पहला भी मांग ले वापस विद इंटरेस्ट। होता है ये, कई बार मेरे साथ हो चुका है, 2-3 बार। तो 2-3 बार हो चुका है ऐसा मेरे साथ। तो नहीं, अब पर प्रॉब्लम तो था, यानी समस्या तो थी, लेकिन देखिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमने, मैं कई बार ये पहले भी बोल चुका हूँ तुमसे भी, और लोगों से बोलता हूँ कि हम लोगों को ना सक्सेसफुल होने से शर्माना नहीं चाहिए। हम लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास छोटे शहरों से आते हैं, जहाँ पे ये सिखाया गया है अरे पैसा क्या है, वो तो हाथ का मैल है, और क्या देखो ये सेठ लोग तो ऐसे ही करते हैं। वैल्यूज़ होनी चाहिए, पर वैल्यूज़ होनी चाहिए, पर उन वैल्यूज़ को वर्ल्ड तभी रिकग्नाइज करेगा जब उसका सक्सेस जुड़ी हो। राइट। तो अगर ताशकंद फाइल नहीं होती तो इस फिल्म में कोई पैसा नहीं लगा था। तो थोड़ा लोगों को कॉन्फिडेंस था कि प्योर जो बिजनेस वाले थे, अब जैसे जी स्टूडियोज वगैरह, यस वो लोग करते हैं सपोर्ट, पर हैं तो हार्ड कोर बिजनेस पीपल, मतलब नोबडी इज हियर फॉर चैरिटी। तो स्टूडियोज एक पैसा नहीं लगाते ऐसे सब्जेक्ट, पर उनको भी कॉन्फिडेंस था कि हाँ पिछली बार बिना कुछ किए, तब उनको फेथ नहीं था मेरी फिल्म पे, 0 फेथ था। तो 150 कुछ एक स्क्रीन में रिलीज हुई थी। तो इस बार उन्होंने बोला कि नहीं हम करते हैं, तो दे केम एज अ पार्टनर्स, नॉट द फुल, दे आर ऑल्सो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स। और अभिषेक अग्रवाल एक हैदराबाद के प्रोड्यूसर हैं, यंग एकदम। उन्होंने, जब मैंने अनाउंस किया, कोई तो हमारे साथ था नहीं, हमने ऐसे ही अनाउंस कर दिया हम कश्मीर फाइल बना रहे हैं, जो होगा देखा जाए, क्या होगा, नहीं बनाएंगे, कोई गोली तो मारेगा नहीं। तो उनने कहीं से ढूंढ ढांड के मुझे मेरा नंबर निकलवाया, और वो मुझसे मिलने आए बम्बई। उन्होंने कहा सर देखिए, मैंने को ताशकंद फाइल से भी मतलब नहीं है, मुझे उससे भी मतलब नहीं, मुझे इतना भरोसा, अगर कश्मीर पे आप फिल्म बना रहे हैं तो आप करेक्ट बनाएंगे, झूठ नहीं बनाएंगे, और मेरे दिल के ये सब्जेक्ट करीब है, मैं इसको फाइनेंस करना चाहता हूँ, लेकिन मैं शायद पूरी फिल्म फाइनेंस नहीं कर सकता हूँ, तो मैं पार्ट पेमेंट
कर सकता हूँ, पार्ट कहीं और से आपको लाना पड़ेगा। तो तब मैंने कहा जो आ रहा है वो तो आप शुरू तो करते हैं, मैंने कहा आ जाएगा दूसरा भी पार्टनर। फिर हमारी फिल्म कोविड में जब फंस गई, दैट्स द टाइम व्हेन जी केम टू हेल्प। दे सेड अच्छा ठीक है, तुम लोगों ने काम कर लिया है, यू हैव गॉट मनी आल्सो, एवरीथिंग इज इन प्लेस, सो वी आर सेफ, तो नाउ वी विल कम बैक। सो दैट्स हाउ इट एक्सीलेंट। नाउ अभी जब वो पुनीत इस्सर वाले का वाकया जब आप डिस्कस कर रहे थे, देन यू यूज द टर्म कश्मीरी हिंदूज। इस पे भी इंटरनेट वगैरह पे थोड़ा बहुत नैरेटिव है कि नहीं, कश्मीरी पंडित से यूज़ करना चाहिए, कश्मीरी हिंदूज आप जब यूज़ करते हैं देन देयर इज़ अ you are trying to give it a communal color, which is a very stupid kind of a argument. You are trying to give a communal color is a very stupid argument, which you can always rest assured कि ये हमेशा stupid cases में ही दिए जाते हैं. But here I will उसका context अलग हो सकता है. पंडित versus हिंदू, that's what you हाँ, right. So कई लोगों का है कि नहीं, कश्मीरी पंडित ही यूज करना चाहिए. So is there any conscious decision कि वहाँ पे आपने कश्मीरी हिंदूज यूज किया है मूवी में, या फिर ऐसा कुछ नहीं है? नहीं है, ऐसा है, ऐसा अब तुम देखोगे मैंने बहुत स्मार्टली उसको हैंडल किया है, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। देखो ये बिना बात की बहस है एक तरह से, और नहीं बिना बात की मतलब हो सकता है दोनों के आर्गुमेंट्स करेक्ट हो, पर इसका कोई सोल्यूशन निकलने नहीं वाला है कभी। वो इसलिए कि जिसकी जुबान पे शब्द चढ़ गया है। अब जैसे यूँ समझो, मैं तो भोपाल में बड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं भोपाली नहीं, क्योंकि भोपाली का एक अलग कॉनोटेशन है। मैं कभी आपको अकेले में समझाऊंगा, किसी भोपाली से पूछ लेना, किसी को बोले ये भोपाली है, उसका मतलब जनरली होता है कि ये होमोसेक्सुअल है। अच्छा, हाँ, नवाबी शौक वाला व्यक्ति। हाँ, पर जनरली यूसेज में कहते हैं हाँ भोपाली है, ये भोपाली है, बट दे डोंट मीन एनीथिंग बाय दैट। टर्म चिपक जाती है ना जैसे। तो कई लोग कहते हैं आई एम अ तमिल ब्राह्मण, राइट, तो दे डोंट मीन कि कुछ और, वो अपना एक आइडेंटिफाई करते हैं। तो पंडित इसलिए हो गया कि जो वहाँ एक तो बहुत क्वालिफाइड लोग कश्मीर में माइग्रेट किया जहाँ से, तो पढ़ा लिख के शंकराचार्य क्यों गए थे वहाँ, तो वो लोग गए। तो जब वो बहुत स्पेशलाइज कर लिया एक सब्जेक्ट में, मतलब अब वो फिलॉसफी में इतना आगे पहुंच गए, तो वो पंडित हो गए उस सब्जेक्ट के। तो इस तरह से पंडित बिरजू महाराज पंडित, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित एक उपाधि की तरह से यूज होता था। पर वो फिर इतना कॉमन हो गया क्योंकि वहां पे सिर्फ विद्वान और स्कॉलर्स जाते थे कि वो पंडित से ही आइडेंटिफाई होने लगे सब लोग। तो अभी जो ये तो पॉलिटिकल नैरेटिव वाले लोग बोलते हैं कश्मीरी हिंदू, लेकिन जो बच्चा बड़ा ही हुआ है कश्मीरी वहां पे, जिसने मुंह से ही कश्मीरी पंडित 24 घंटे बोला है, तो उसके मुंह से नेचुरली वो निकलेगा, और उसके लिए उसको ब्लेम भी नहीं करना चाहिए कि अपने कर रहे हो। लेकिन सवाल ये है कि कश्मीरी पंडित वर्ड ही नहीं आता कहीं पे, या हिंदू वर्ड भी नहीं आता। आप बोल बिहारी है, इज़न्ट इट, ये आंध्रा से है भाई, ये गोवन है, ये महाराष्ट्रियन है, ऐसे ही बोलते हैं हम। ये इसलिए हुआ क्योंकि कश्मीरी जो मुस्लिम्स थे उन्होंने बोला ये कश्मीरी वर्ड गलत है। अच्छा, कश्मीरी मुस्लिम वर्ड यूज होना चाहिए यहाँ की पॉपुलेशन के लिए। और उन लोगों ने ये डिफरेंशिएशन लाया, क्योंकि आप बहुत सारा लिटरेचर पुराना देखें, अगर आज से 1100 साल, यानी जब एक टाइम ऐसा भी आया था जब सब सेटल हो गए थे, हाँ भाई अब ये रियलिटी है, ये इन्वेडर्स थे, ने लूट किया, ये किया, रेप किया, कन्वर्ट किया, जो कि अब मामला सेटल हो गया, अब हम शांति से रहते हैं। तो कश्मीरी ही वर्ड यूज किया जाता था। कश्मीरी मुस्लिमों ने कहा नहीं, ये तो हमारा लैंड है, और ये फैक्ट किसी को पता भी नहीं है, राहुल जो वहां रहे हैं उससे उनको पता। तो उन्होंने, जेनोसाइड कब होता है? जेनोसाइड अदरिंग, सबसे पहले कहिए भाई ये आदमी अलग है। सेकंड आइडेंटिफाइंग, मतलब दूर से देख के बोल दे कि ये ज्यू को जैसे मार्क लगाते थे। हिंदुस्तान में किसी को ये बात पता ही नहीं है, इवन द टॉप मोस्ट पॉलिटिशियंस तक को ये बात नहीं पता है कि मुस्लिमों ने वहां पे सब फहरन पहनते हैं। आप जानते हैं फहरन एक ऊपर से लेकर नीचे तक लंबा कंबल जैसा कपड़ा जो पहनते हैं कश्मीर में, वो हिंदू मुस्लिम सब पहनते हैं, हर कोई वही पहनता है। तो उन्होंने कहा फहरन से तो पता ही नहीं चलता है कौन मुस्लिम है और कौन। अच्छा, और उस वक्त लड़कियां भी बुर्का और हिजाब नहीं पहनती थी, आदमी लोग टोपी नहीं लगाते थे, तो सब एक से दिखते थे, सबकी दाढ़ियां हैं, हिंदू लोग भी दाढ़ी बढ़ाते थे। वहां पे एक कल्चरल वो हो गया था। जैसे बिहार में बिहारी मुस्लिम भी लुंगी पहन के रिक्शा चलाता है, हिंदू भी लुंगी पहन के रिक्शा चलाता है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन कौन है। और वो सड़क पे 5 बार नमाज पढ़ने का भी नियम नहीं था वहां पे, जो था अंदर था। तो उन्होंने कहा कि हिंदू दूर से पंडित को आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो उन्होंने 2 चीजें कि उनका एक तो नाम रखा बट्टा, बट्टा मतलब कावर्ड्स, ये जो दाल खाने वाले कमजोर होंगे, तो उनका नाम रख दिया बट्टा। भट्ट से आया, भट्ट से बट्टा बना।
और दूसरा उनका जो फैरन था हिंदुओं का, उसमें नीचे एक प्लेट लगवा दी, जो प्लीट होती है ना, ऐसे एक एक्स्ट्रा कपड़े का वो लगवा दिया, अच्छा, ताकि दूर से देख के समझ में आ गया ये हिंदू बच्चा है या ये हिंदू है। अदरिंग तो उन लोगों ने की। जब उनने अदरिंग की तो फिर कश्मीरी पंडित टर्म भी फिर मीडिया यूज करने लगा, क्योंकि वो वहां के जितने मुस्लिम न्यूज़पेपर्स थे वो कहते थे कश्मीरी पंडित, कश्मीरी पंडित। ओके। तो इस तरह से वो अदरिंग चालू हुई सारी की सारी, और इंडिया में किसी को इस बात की नॉलेज तक नहीं है। और ये नॉलेज मिलेगी आपकी मूवी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा उनको टीका लगाना कंपलसरी कर दिया हिंदू लोगों को। भाई बहुत सारे हिंदू टीका तुम कहाँ लगाते हो, हम कहाँ लगाते हैं, तो वो लोग भी वैसे ही थे, तो उनसे बोला नहीं आपको टीका लगाना ही पड़ेगा। और 1990 तक की मेरे पास इतनी फोटोग्राफ्स हैं, लड़कियां तो जीन्स और पैंट और शर्ट पहन के घूमती थी। और शम्मी कपूर की फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उसमें पीछे जितनी लड़कियां खड़ी हैं कश्मीरी मुस्लिम या ये सब, उनको देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि वो भी फिल्म में कोई रोल कर रही हैं। ये तो 90 के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने ऑफिशियली अनाउंस किया कि लड़कियां अब जो है हिजाब नकाब, हिजाब वगैरह तो खैर बाहर का टर्म है, बुर्का पहनना शुरू करेंगी। और वहां से ये टोपी लगाना, लंबी दाढ़ी करना, ये सब वहां से शुरू हुआ है। तो ये इंटरेस्टिंग है। और इसलिए मैं बुर्के की लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसलिए मुझ पे इतनी थ्रेट्स भी आ रही हैं, क्योंकि मुझे पता है ये शुरू एक बुर्के और एक नमाज और एक इससे ही होता है। राइट। हाँ, तो ये जो टाइमलाइन की आप जो बात कह रहे हो कि ये ऐसे आके जुड़ती है कि 85 से लेके 2021 तक की बात, और अभी तो खैर हम 2022 में हैं जहाँ की ये हिजाब और बुर्का आपकी मूवी के अगर थोड़ी और चौथी में होती तो उसे भी इंक्लूड कर लेता। तो लेकिन उससे ये कनेक्शन जाके जुड़ता है कि कैसे 100% ये तो खुद अपना अदरिंग कर रहे हैं, फिर जाके खुद ही कहेंगे कि हम विक्टिम हैं और वो हैं। वहाँ इन्होंने हिंदुओं को जबरदस्ती पहनाया, यहाँ अलग दिखने के लिए खुद पहन रहे हैं, बट हाँ दैट इज पार्ट ऑफ अदरिंग योरसेल्फ एक्चुअली। तो और दैट्स व्हाट यू से कि मूवी शोज की इन सब ये जो छोटी मोटी चीज, जैसे आज कई लोगों को लग रहा है कि ठीक है यार हिजाब पहन के आने दो या वो करके नहीं बिल्कुल नहीं आने दो। हाँ, ना 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 ना, तो ये छोटी छोटी चीजें कैसे जाके अल्टीमेटली इवन जेनोसाइड या इतनी बड़ी त्रासदी में टाइम लगता है भाई, इन चीज़ों में टाइम लगता है, धीरे धीरे होती हैं वो, बिल्ड होते 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 होते। मैं अपना एग्जांपल बता दूं, जहां हम रहते हैं वर्सोवा में, जो भी वर्सोवा में रहता है, इसको सुनेंगे कई लोग तो वो खुद समझ जाएगा, चाहे लेफ्ट का हो, राइट का हो, चाहे हिजाबी हो या ना हिजाबी हो। जब मैं वहाँ रहने गया था तो उस एरिया में ज़्यादा कुछ था नहीं, पॉपुलेशन भी नहीं थी बहुत ज़्यादा, तो ऑब्वियसली एक गेटो जैसा था, वहाँ पे कुछ थोड़े मुस्लिम रहते होंगे, मस्जिद थी, लेकिन जो मेन एरिया वो सारे नए पंजाब के, दिल्ली के लोग ने आके बसा दिया। लोकलवाला इज ऑल लाइक दिल्ली, आपको लगेगा जैसे आप करोल बाग में आ गए वहाँ पे। तो धीरे धीरे मैंने देखा पिछले 8-10 साल से, स्पेशली इन 7-8 ईयर्स, कि पहले तो 10-20-25 लड़के अपना टोपी पहन के और वो सब करके प्रॉपर दिस थिंग वो कलेक्ट होके वहाँ पे शाम को 2-2, 3-3 घंटे खड़े होने लगे। फिर कई लोग वहीं फुटपाथ पे नमाज भी पढ़ने लगे। और फिर रात को ये 12 बजे, जिसको इनके यहाँ कश्मीर में बोलते हैं एक टेरिटोरियल डोमिनेशन, कि रात को दिस टेस्टिंग द टॉलरेंस ऑफ अदर्स, यू नो, 20-25 लड़के अपनी मोटरसाइकिल का मफलर निकाल देते हैं, आप जानते हो मफलर निकाल दो तो वो डुक 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 जोर से आवाज, थोक में लड़के जो है रात को आधा 1 घंटे मोटरसाइकिल राउंड 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 लगाते हैं। ओके, दिस इज टू टेस्ट इफ समबडी इज ऑब्जेक्टिंग। नहीं करेगा तो धीरे धीरे उसको नॉर्मलाइज करते जाएंगे और टेरिटोरियली आपको डोमिनेट करने लगेंगे। यही कश्मीर में भी हुआ एग्जैक्टली। मुझे एक स्टोरी किसी ने बताया था कि वहां तो पता भी नहीं चलता था कि कौन किस रिलीजन का है स्कूल्स कॉलेजेस में, क्योंकि एक था बहुत फॉरेनर्स आते थे, शूटिंगें होती थी फिल्मों की, तो वो लोग शूटिंग करने भी जाते, तो एक जनरली कॉस्मोपॉलिटन हिसाब किताब था। तो कहने धीरे धीरे फिर क्या हुआ, लड़कों ने आके हिंदू लड़कियों को थोड़ा सा सीटी बजाना छेड़ना शुरू किया, तो लड़कियों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, उनके भाइयों ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, फिर जाके हाथ लगाना शुरू कर दिया, फिर हाथ फेरना शुरू किया, और धीरे धीरे ये नौबत आ गई कि लड़कियां अपने भाइयों के साथ निकलना बंद कर दिया, लड़कियों ने अपने भाइयों के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखना बंद कर दिया, राइट। तो इस तरह से ये नॉर्मलाइजेशन चालू होता है। That's why I'm very against this hijab politics, actually burqa politics. या वो सारे के सारे लोग कह तो हिजाब रहे हैं, लेकिन नहीं, सब बुर्के की पॉलिटिक्स है। जितना जो भी मीडिया में विजुअल्स आते हैं, चाहे वो कोई प्रोटेस्ट का हो या किसी भी चीज़ का, या कोई स्टूडियो में भी बैठा है वो भी पूरे बुर्के में बैठा होता है,
हाँ। और मतलब इससे बड़ा अभिजीत अय्यर मित्रा की बात कर नहीं, वो तो बैठ रहा ही। उसके अलावा भी जो लोग हैं वो बुर्के में और बात बोल रहे हैं कि हिजाब अलाउड होना चाहिए। ये सब तो झूठ है, ये सब मतलब झूठ जो सामने नजर आ रहा है उसको जब इंसान झुठला सकता है, सामने बुर्के में बैठा है, प्रोटेस्ट बुर्के में, और उसको आप नैरेटिव चला सकते हैं कि हिजाब के लिए प्रोटेस्ट है, तो फिर आज से 30 साल पहले जो कुछ हुआ उसकी सच्चाई बदल देना इनके लिए कितनी आसान होगी, ये कोई भी सोच सकता है। जो आपके नज़रों के सामने वाली सच्चाई जगह जो आप बदल देते हैं, तो उसमें आपको एक बार फिर से बधाई और एक बार फिर से इट्स पीपल शुड से थैंक टू यू कि उस कम से कम वो जो सच्चाई कहीं दब गई थी, छुप गई थी, दबा दी गई थी, उसको कोशिश की है लाने की। और होपफुली इसके बाद और भी लोग बनाएंगे। जैसा आपने कहा कि हैदर के साथ कंपेयर होना चाहिए, तो हैदर की तरह कई सारी और मूवीज़ बनी हैं, तो उन सब का एक काउंटर पार्ट आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो विवेक अग्निहोत्री ही बनाए, 10 और फिल्में बननी हाँ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। होलोकॉस्ट पे कितनी फिल्में और हाँ, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, बिल्कुल, हमने बनाई हाँ। नहीं है। वही, यही तो है हमारा सबसे बड़ा ट्रेजेडी कि मतलब पार्टीशन हुआ, 90 हिंदू एक्सोडस हुए कश्मीर में, और भी पता नहीं क्या क्या हुआ है। वी डोंट हैव स्टोरीज, आई मीन वी हैव स्टोरीज। अरे 84 की तुमने बात की थी ना राहुल, हाँ। 84 मैंने काफी रिसर्च भी किया उसका, क्योंकि एक अहम हिस्सा है वो दिल्ली फाइल्स का। तो जितनी फिल्में पंजाबी में कई बनी है, हिंदी में बनी है, बैंक कई और लैंग्वेजेस में बनी है, सब 84 में सिख मैसेकर की बात करते हैं। करीब 40,000 हिंदू लोग पंजाब से गायब हैं हमारे नैरेटिव से, विस्थापित किए गए। इतनी लड़कियों का रेप, अरे कितने किस्से हैं, बसों से उतार के आइडेंटिफाई करके मारा गया। आरएसएस की शाखा चल रही थी, सुबह वहां जाके 20 या 22 कितने लोगों को मार। आज वो शाखा बंद हो गई है, आरएसएस का ऑफिस वहां बंद हो गया है, लेकिन चूंकि किसी ने ऑर्डर विड्रॉ नहीं किया तो सिक्योरिटी वाले अभी भी टूटी लकड़ी की कुर्सी में बैठे रहते हैं। फिर से एनडीटीवी, इस तरह की बातों में एनडीटीवी का नाम आना ही है, तो किसी उसी के जर्नलिस्ट का ट्वीट था कि जब उसने खालिस्तानी इंसर्जेंसी या टेररिज्म को फॉल आउट ऑफ जो गोल्डन टेम्पल पे आर्मी का ऑपरेशन था उससे लिंक किया। ये जबकि उल्टा है, पूरा खालिस्तानी इंसर्जेंसी हुआ, उसके कारण आर्मी को वहां जाना पड़ा, लेकिन उसने उलट दी बात कि ये हुआ इसके कारण खालिस्तानी टेररिज्म बढ़ा। तो ये तो हालत है कि मतलब चीज़ें बिल्कुल उल्टी कर दी जाती हैं। हिजाब को आपके आंखों के सामने, आपके आंखों पे हिजाब कर दिया, पहना दिया जाता है, बुर्के को हिजाब बता दिया जाता है। तो बहुत सारे नैरेटिव को चेंज करने की ज़रूरत है, और उसमें आप एक अहम हिस्सा निभा रहे हैं। तो थैंक्स फॉर दैट और ऑल द बेस्ट फॉर योर। अब मैं भी एक आध सवाल तुमसे भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वो मैं इनफॉर्मली भी पूछ सकता था, कैमरे भी पूछना चाहता हूँ कि मुझे एक बात बताओ कि ऑप इंडिया एक इतना बड़ा एक नेक्सस है एक्चुअली, मैं जिसको अर्बन नेक्सस बोलता हूँ, तो प्रधानमंत्री जी ने भी बोल दिया राज्यसभा में। तो ये पहले तो उनने बड़ा तुम्हें लाइटली लिया, बहुत अंडर एस्टिमेट होगा, कुछ कर होंगे, चलो लड़के करते हैं, ये करते हैं, और आपने भी यू प्लेड टू वेरी ब्यूटीफुली कि हाँ भाई ठीक है, हमें भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज मैं चूंकि अमेरिका में था और मैं कश्मीर में भी शूट किया हुआ है, मैं किसी से भी बात करूं तो उनको खून नहीं उबलता आज की तारीख में। अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, ऑफ इंडिया से अगर ऑफिशियली बात कर रहा हूं, तो उनका खून उबल जाएगा। तो ये जो 3-4 साल की जर्नी में ये तुमने क्रिएट किया, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, अभी अमेरिका में सब पूछते थे ये बात मुझसे, ये जो एक बिना किसी इकोसिस्टम, बिना मार्केटिंग मसल एंड फाइनेंशियल मसल के धीरे 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 करते रहे, is it because your grit and determination or it's your focus or it's your understanding, या तीनों चीजें, या कई बार कहते हैं कि विरोध इतना हुआ कि उसने मुझे खुदा बना दिया। तो मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई, वो तो मैं नहीं बोलूंगा, आसान गाँव तुम्हारी तो और डिफिकल्ट नहीं, वो काफी मतलब फ्लैटरिंग क्वेश्चन ही काफी फ्लैटरिंग है। फ्लैटरिंग नहीं, क्योंकि मैं देखो पहले दिन से मैं पहले दिन से जब शुरू हुई तक कंसीव, तब से मैं जुड़ा हूँ इस जर्नी से, और मेरे दिल के काफी करीब भी ऑप इंडिया, और तुम आई रियली लव यू फॉर योर पॉलिटिकल एक्यूमेन। पर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ, पर लोगों को भी जानना पड़ेगा कि तुमने मेरी स्ट्रगल सुनी। आई एम आस्किंग यू कि व्हाट इज योर स्ट्रगल टुडे? That's what I mean, you have a whole army of people against you.
जो इकोसिस्टम उनका कहा जाता है. सो दैट स्ट्रगल ऑब्वियसली कंटिन्यूज. हम अभी तक सर्वाइव कर पाए हैं ऑब्वियसली बिकॉज वी हैव ए वेरी डेडिकेटेड टीम. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी. एक आदमी तो टूट जाएगा जब तक उसके साथ पूरी टीम नहीं रहेगी और वो भी उसी तरीके का डेडिकेशन न दिखाए. नुपुर है, निर्वा है, ये लोग और भी एक एक बंदा जो है वो इतना डेडिकेटेड है, उसको कमिटेड है. हाँ, कमिट. अनुपम है, अजित झा, ये लोग जो हैं, ये इनको काफ़ी डेडिकेशन है इस वर्क को लेके. और कोई भी चीज़ कोई भी कहता है उसको उसको मतलब काफ़ी गहराई से वो उसको लेते हैं. दे आर इन्वॉल्व्ड इन इट, दे आर इनटू इट. सो वो एक वजह है कि अभी तक आए. एंड ऑब्वियसली पीपल, हमारा जो मेन स्टे है वो एडवर्टाइजिंग से नहीं है. पीपल पे अस इवन दो देयर इज नो पे वॉल. पीपल स्टिल वॉलंटरी पे अस एंड वी बुक देम एज रेवेन्यूज एंड वी पे GST ऑन दैट, अदर टैक्सेस ऑन दैट. तो ऑब्वियसली दैट कीप्स ऑन गोइंग. जो आपका वो सवाल था कि जो चैलेंजेस हैं वो ऑब्वियसली ये हैं कि ये इतने शातिर तरीके से काम करते हैं. शुरुआत में दे ऑब्वियसली एज यू राइटली सेड कि दे सेड कि इग्नोर करो, ये तो कुछ है ही नहीं. ऑप इंडिया का विकिपीडिया पे हमारे एक कुछ जानने अच्छे वो वालों ने पेज बनाया. नहीं, पहले पेज बनाया क्योंकि ये तकरीबन 16-17 की बात होगी, 2016-17 में, जब व्हेन वी स्टार्टेड गेटिंग अटेंशन. तो उस वक्त हम मीडिया लाइज वगैरह वो सारा करते थे. फैक्ट चेकिंग हमने ही शुरू की बेसिकली मीडिया में जो आता था. तो उसको लेकर के विकिपीडिया पे पेज बनाया हमारे कुछ चाहने वालों ने. उस पेज को ये जो लेफ्टिस्ट एडिटर थे उन्होंने वेंडलाइज नहीं किया. वेंडलाइज की तो बात बाद में आती है, डिलीट करवा दिया कि ऑप इंडिया इज नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ टू हैव अ विकिपीडिया पेज. नाउ सडनली वी रियलाइज्ड दैट दिस पेज वाज ब्रॉट बैक with vandalism, fake news और ये सब लिखा हुआ. And how it happened, this is, I don't think I have said this in public पहले. There is a clear connection कि हमारे इतने सारे दिल्ली राइट्स के जो रिपोर्ट्स थे वो गवर्नमेंट साइट कर रही थी कोर्ट में. क्योंकि और तो जो दिल्ली राइट्स में जो हुए थे बाकी तो सारे सेक्युलराइज्ड रिपोर्टिंग थे. हमने जो था उसको उस तरीके से कैसे ये पूरा बिल्डअप हुआ, कैसे ये अचानक कपिल मिश्रा ने कुछ बोल दिया इसलिए नहीं हुआ, इसके पीछे पूरी एक जमात लगी हुई थी, साजिश थी बहुत पुरानी. और वायलेंस बहुत पहले से चल रहा था अलग अलग देश के हिस्सों में और जाके कल्मिनेट हुआ दिल्ली राइट्स में. ये सारी चीज़ें सिर्फ हमने लिखी और विथ वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज. हमारे कुछ ओरिजिनल रिपोर्टिंग भी हमने की. हालांकि राइट्स के दौरान आप नहीं कर सकते जब तक आपके पास बड़े माइक न हो और पुलिस आपको जाने दे. और इस तरह की चीज़ें दे वेर बीइंग साइटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, पुलिस इन द कोर्ट. तो जब ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही थी, रातों रात ऑप इंडिया का पेज वापस आया जो इन लोगों ने डिलीट करवाया था. अच्छा, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, और उसको खुद वापस ये लाए और उस पर ये सारी चीजें डालें ताकि इनका लॉयर जो है वो कोर्ट में कह सके कि अरे ये तो गवर्नमेंट ऑप इंडिया कोर्ट कर रही हो, देखो विकिपीडिया तो एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है, उस पर क्या लिखा है. सो दिस इज हाउ दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर. मैं ये नहीं कह रहा कि रोज हो भी सकता है, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि हर फ्राइडे को इनका कोई जूम मीटिंग होता हो, बट आई स्टिल डोंट बिलीव. मैं एक्चुअली खत्म होगा तो दिखाता हूँ कि मैं पहले कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप में था और मैं खुलेआम लिखता भी हूँ इसके बारे में, बोल भी चुका हूँ. तो मुझे डिलीट करना भूल गए क्योंकि भाई एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं परवाह होगी और 250 लोग होते हैं, किसको क्या पता. और मैं कभी रिस्पॉन्ड भी नहीं करता हूँ, तो आई एम लाइक अ स्लीपिंग पार्टनर इन दैट ग्रुप. तो मैं कई बार पढ़ता रहता हूँ, होती तो है. सो दैट्स द काइंड ऑफ चैलेंज दैट यू नेवर नो. इतने सारे बैटल्स आपके लिए खुले हैं ना. अभी इनका क्या है, इनके तो 50 एक्टिविस्ट हैं, वो अपने अपने बैटल पे लड़ रहे हैं. हमारे तो 3-4 ही हैं, वो 50 पे लड़ रहे हैं. इनका तो एक एक्टिविस्ट है, एक वॉरियर है, वो एक बैटल लड़ रहा है. यहाँ सेम आदमी सारे बैटल्स लड़ रहा है क्योंकि कौन सी बैटल फ्रंट कब कहाँ से खुल जाए, यू नेवर नो. एंड वी डिस्पाइट दैट वी कंटिन्यू. फेसबुक, गूगल, इन सब के ज़बरदस्ती वहाँ के जो वो रहेंगे पब्लिक पॉलिसी वगैरह में, वो कुछ अड़ंगा लगाते रहेंगे, बट वी कंटिन्यू. इन सारी कंपनीज में भी कई लोग प्राइवेटली बोलते हैं कि नहीं यू गाइज आर डूइंग गुड जॉब, बट दे कैन नेवर वो पब्लिकली कुछ नहीं कह सकते. पब्लिकली उनको वही करना होगा जो कि ग्लोबल लेफ्ट जो कहता है. सो दैट कंटिन्यूज टू बी. नहीं, पर मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैं कई बार बहुत
सेंटिमेंटल भी हो जाता हूँ, सबको बताता हूँ। मेरे जो मुझे जानता है ऑप इंडिया का, मैं तो मैं शायद एक आध क्लिप में, मैंने स्पीच में भी बोला था एक बार मैं क्लिप, कि मैंने कहा था 2-3 लोगों ने कहीं जो एक दूसरे से मिले भी नहीं थे शुरू किया था। सिर्फ कन्विक्शन से कोई चीज कहाँ पहुंच सकती है। राइट, मैं हमेशा बोलता हूँ। लेकिन एक लास्ट बिफोर वी क्लोज, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए पूछना, क्या कारण है कि ये जेन्युइन लड़ाई तुम लड़ रहे हो? ऐसा नहीं कि तुमने इम्पाला मतलब कोई महंगी गाड़ी खरीद ली या कोई अपार्टमेंट खरीद लिया। अभी भी उबर बुक करके आया हूँ और ओला बुक करके जाऊंगा। हाँ, मैं भी इनोवा में ही घूम रहा हूँ, तो मैं भी ऐसे ही हूँ, मैं तो फकीर जैसे ही हूँ, अपना आईपैड उठाऊंगा चल दूंगा। पर मेरा सवाल ये है, हम लोग जो भारत में आज 60-70-80 करोड़ लोग जो चाहते हैं कि भाई नैरेटिव चेंज हो, ये लड़ाई हमें दूसरा मिनी कश्मीर 500 नहीं चाहिए, हमको ये सीए वगैरह नहीं चाहिए, शाहीन बाग नहीं चाहिए, ये लोगों की दिली तमन्ना है। पर उसके बावजूद तुम्हारे हमारे जैसे जो लोग लड़ रहे हैं वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रगल क्यों है? मतलब आपका बैक ऑफ माइंड हमेशा ये रहता है। अब मेरे को ये रहता है कि यार अच्छा, मेरे को स्क्रीनिंग करने के लिए जम्मू जाना है, तो इतना खर्चा होगा, ये कहाँ से निकालूं मैं? यार इतने ही है, उसमें जम्मू जाऊं कि बंबई वो बेंगलोर जाऊं, क्या करूं? तुम्हारी भी ये स्ट्रगल चलती है, अच्छा भाई ये बंदे को रखते हैं पर ये है सैलरी, अच्छा अगला क्या होगा? चलो 6 महीने के लिए तो कर लेंगे, 7वें महीने में क्या होगा? और ये एक इनकॉम्पिटेंट लोग जो कुछ भी नहीं करते, जिनका कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, वो करोड़ों रुपए ओवरनाइट कैसे कर लेते हैं? कई तो ऐसे लोग जो लॉयर भी नहीं है, नोटरी टाइप के हैं, उन्होंने सिर्फ आरटीआई झूठ की फाइल कर, मेरे ऑफिस से तो हम लोग हर रोज 2-4 आरटीआई फाइल करते हैं। हमें तो लगता है कि बहुत ही थर्ड रेट काम है, मतलब पोस्ट ऑफिस में जाना, 10 रुपए दे के करना। ये लोग ऐसे करोड़ों रुपए कैसे 1-2 दिन में कर लेते हैं? हमारे लोग क्या इसका महत्व नहीं समझते फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन का, जो कि वेस्टर्न लोग समझते हैं और उस मॉडल को लेफ्टिस्ट लोग फॉलो करते हैं कि सपोर्ट योर ओन पीपल। हमारे दिल से तुम्हें सपोर्ट करते हैं, वो फाइनेंशियली क्यों नहीं ट्रांसलेट होता? क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा, यू विल बी इन अ डिफिकल्ट पोजीशन, आई विल बी इन अ वेरी स्टक पोजीशन, तब कैसे हम आगे बढ़ाएंगे इस लड़ाई को? नहीं, इसके there are 2 aspects to it. मैं I would be very ingrate and in gratitude will reflect अगर मैं कहूँगी कि लोग सपोर्ट नहीं करते, बिकॉज मैंने हमारा तो मेन स्टे ही वही है, उस तरह से नहीं करते जैसे उसके लोग करते हैं। अब वो भी आई कैनॉट से कि वो नहीं करते। हमारे तो स्कूल कॉलेज में लड़के जाते हैं 11-21 रुपए देते हैं, इस तरीके के भी लोग हैं। पर उनका जो ऑलरेडी मार्केट इतना स्ट्रांग है, उनको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट से, हमारा जो भी सपोर्ट है वो सारा रिटेल सपोर्ट है, उनके पास इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है। और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट तभी होएगा जब आपके पास उसके पीछे दशकों नहीं, यहाँ तो 150 साल का इकोसिस्टम है, जिसके कारण वो सारे इतने स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस इन्होंने खड़े किए हैं। तो वो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की हमारे पास कमी होती है, हमें रिटेल सपोर्ट मिलता है। और थोड़े डिफरेंसेस भी हैं, हम काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लोग हैं, 2 बातें समझ में नहीं आई तो यार कल से इसको सपोर्ट नहीं करेंगे टाइप। तो वो सारे प्रॉब्लम्स अपनी जगह हैं, बट रिटेल सपोर्ट इज स्टिल देयर। पीपल डू पुट देयर मनी वेयर देयर माउथ इज, ऑन द नेशनलिस्ट नॉन लेफ्ट साइड। लेकिन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की सबसे बड़ी कमी है। और दूसरा जो कि उसका डेरिवेटिव ही है कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का सीधा मतलब में अगर कहें किसी को ये कॉम्प्लेक्स टर्म लग रहा हो, तो इट्स लाइक आप प्लेइंग और योर होम पिच, वो पूरी की पूरी पिच, और न सिर्फ पिच बल्कि ये शुरू के 5 ओवर में क्या वो रहेंगे, फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे, ये सारे उन लोगों ने सेट कर रखे हैं। तो आपके लिए, खुद के लिए नहीं। हाँ तो इसलिए उनको खेलना और उनके लिए स्कोर करना काफी आसान है ना। तो वो चीज़ हमें बनाने में, सीखने में टाइम लगेगा। मुझे याद आता है कि जब पहली बार इंटरनल फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस, क्रिकेट की ही बात करूं, होती थी और ये सनत जसूरिया और कल वितरना मारे जाते थे, बड़ा गुस्सा आता था, ये क्या फालतू का, क्या ये रूल ही क्यों बनाया ये। तो ये वो एक अलग सब्जेक्टिव और इंटेलेक्चुअल डिबेट हो सकता है कि वो रूल इंट्रोड्यूस करके क्या क्रिकेट को बिगाड़ दिया गया, जैसे कि T20 के लिए कहते हैं। लेकिन वही रूल आप एंजॉय करने लगे ना जब सहवाग ने मारना शुरू किया। तो हम भी वी आर वेटिंग फॉर सहवाग, वी आर नॉट वेटिंग फॉर गोडो। तो जो इस पिच में खेल सके, लेकिन बहुत मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि इस पिच पे उनका इतना कंट्रोल है, ये पूरा का पूरा, हाँ सब कुछ वही है। ये पूरा जो उनका जो इंस्टीट्यूशन है जिसके अराउंड एडवर्टाइजिंग, आप तो एडवर्टाइजिंग से आते हैं,
मुझे लगता है जब तक मेन प्रॉब्लम एक्चुअली एडवर्टाइजिंग से सुधरेगी। अगर एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में ये चेंज आ गया ना कि वो आज क्या है कि कुछ भी बेचो, ये पानी बेचो, मोबाइल बेचो, हर चीज में वोक मैसेजिंग। हाँ, वोक मैसेजिंग। हाँ, तो ये मुझे लगता है जिस दिन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में कोई सहवाग आ गया, कोई अर्नब आ गया या जो भी आ गया, अर्नब से मुझे पता है आपको कभी कभी थोड़ा नहीं, एक वक्त था, एक थोड़ा सा ऐसा नहीं, लेकिन सब सोल्जर्स ही हैं अपने। राइट। तो एडवर्टाइजिंग में जिस दिन कोई डिसरप्टर आ जाएगा, मुझे लगता है उस वक्त काफी वो बड़ा चेंज होगा। और ऑब्वियसली फिर वेंचर फाइनेंस और इसीलिए मेरे ख्याल से राहुल, जो यंग जनरेशन है वो बड़े इजीली वो क्या लेफ्ट कल्चर को करती है। उन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ तो देखो इंस्टीट्यूशन बने बनाए, एंट्री इजी है, बहुत आसान इनके है, साथ जुड़ेंगे तो पूरा इंस्टीट्यूशन खड़ा करना पड़ेगा। हाँ, राइट। तो ये मैं समझता हूँ इस बात को। आप आईपीएल में खेलोगे या टेस्ट मैच के लिए करियर बनाओगे? हाँ, यानी करण जौहर की फिल्म करो तो तुम्हें पीआर, मार्केटिंग, ये सब तो बना बनाया सिस्टम मिल रहा है, पार्टीज एंड ऑल दैट। मेरे साथ करोगे तो गरीबी में जाना पड़ेगा। कई बार हम ये भी कह देंगे यार प्लेन नहीं, ट्रेन में चलो, या चलो सबवे से खाना खा लेते हैं। तो इंस्टीट्यूशन का तो एक प्रॉब्लम है। तो इधर इंस्टीट्यूशंस हैं आपके क्या? गिन के 2 ही इंस्टीट्यूशंस हैं, बीजेपी और आरएसएस। तो इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे, इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को नए इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे और अपनी इकोसिस्टम आपको तैयार करनी होगी। तो यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक किस्म का। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक तो ये प्रॉब्लम है। जैसे इंस्टीट्यूशन है, तो जो लोग नहीं समझते हैं, तुम जो कहना चाह रहे हो वो भी समझा देता हूँ। इंस्टीट्यूशन का मतलब ये नहीं कि एक बिल्डिंग खड़ी है 6 माले की और कोई इंस्टीट्यूशन है, ऐसा नहीं। इंस्टीट्यूशन मतलब व्हेन यू कंसोलिडेटेड अ सर्टेन काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोसिस्टम एंड दैट हैज बिकम एक सिस्टम जैसा आपने क्रिएट कर दिया। राइट। तो ये इसलिए भी सही है कि आज सुबह ही बिफोर आपसे बातचीत करने की जब बात हुई, उसके पहले एक बहुत बड़ी कुछ जर्नलिस्ट हैं जिनका कश्मीर जर्नलिज्म से बहुत गहरा नाता है, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड की तरह है कश्मीर। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के इशू पे भी काफ़ी स्पेशल शोज भी किए हैं। कश्मीर में जब वॉर हुआ कारगिल में, तो भी उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले किया और कश्मीर उनके दिल के करीब रहा है, काफ़ी स्पेशल रिपोर्टिंग की है। और जब कोई सब्जेक्ट आपके करीब, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने कश्मीरी हिंदुओं से भी बात की, मैंने कश्मीरी मुस्लिमों से भी बात करी, फिर मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता था। फिर मैंने जो ये लेफ्टिस्ट लोग हैं जेएनयू वगैरह के, उनसे भी बात की, जो आप फिल्म में बहुत लाउड एंड क्लियर जो उनने बोला एग्जैक्टली मैंने वैसे किया, बिना एक शब्द जोड़े हुए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ये बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है और ये सिर्फ आज की बात नहीं है ब्राउनी पॉइंट्स की, कल को 2-3 जनरेशन बाद भी लोग रिफर करेंगे इस पिक्चर को, तो मुझे कोई ये ना बोले कि भाई आपने दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिखाया। तो उनसे आज सुबह हमारे स्टूडियो जो लोग काम कर रहे हैं प्रोडक्शन, उन्होंने उनसे कहा कि भाई हमारी फिल्म आ रही है और हमको ज़रूरत है, क्योंकि हम कैसे लोगों को पता चले, हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है, तो आप विवेक जी के साथ एक इंटरव्यू कर लीजिए, क्योंकि आप भी कश्मीर के बहुत करीब हैं और कश्मीर की राजनीति पे आप अभी तक स्पेशल शोज करती हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम उससे बात नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्यों नहीं करेंगे? कहे नहीं, वो बस हम लोगों को अलग अलग आइडियोलॉजी। तो उन्होंने कहा तो और भी अच्छा है, आप और विवेक जब साथ में आएंगे तो सबको पता है आपकी रिलेशनशिप, तो ये तो हंगामा होगा, आपको तो कमर्शियली टीआरपी के लिए भी बहुत फायदा है। तो उन्होंने बोला हाँ मैं जानती हूँ इस बात को कि ये बहुत वायरल होगा, आई नो इट वेरी वेल, लेकिन मेरा जो पूरा, मैं लेफ्टिस्ट हूँ, मेरा जो पूरा का पूरा जो ग्रुप है उसके बाद वो लोग मुझसे बात नहीं करेंगे, राइट, एंड आई विल बी बॉयकॉटेड बाय माय ओन पीपल, माय ओन ऑडियंस। ये बड़ी विचित्र सी बात है। आपने देखा, मैं तो अभिनंदन सेकरी के यहाँ भी चला गया था, मुझसे तो कोई बात करता हूँ, सब करते हैं, तुमसे भी कोई करे, तुम मना तो नहीं करते? नहीं, मैं तो कर दूंगा, कर दो। आई हैव बिकम अ मेरा, यू आर क्रिएटिंग एन इंस्टीट्यूशन। तो ऐसा उनने बोला और ऐसा कई और लोग भी बोलेंगे अब आगे चल के, अभी तो हमने शुरू ही किया है। तो ये है एक इंस्टीट्यूशनलाइज सा, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैंने तो नसीरुद्दीन शाह को ले लिया अपनी फिल्म में बिना सोचे समझे, राइट, लेकिन क्या वो कल को फिल्म बनाएंगे तो मुझे लेंगे? सवाल ही नहीं उठता, मतलब ही नहीं है उसका रत्ती भर का। उनका वो दिमाग में वो है ना, दे आर कन्विंस्ड, यू नो, लाइक वो दूसरे को बिगट और रिलीजियस बिगट बोलते हैं, एंड दे एक्चुअली दे बिलीव इन अ रिलीजन। व्हाट इज जो खासकर अब्राहमिक तरीका जो होता है उसमें वही होता है कि जो सामने वाला बंदा है वो चूंकि वो गलत रिलीजन से है या हमारे हिसाब से फॉल्स गॉड को वो कर रहा है प्रे, तो उसके साथ ना आप दोस्ती रखेंगे, ना कोई संबंध रखेंगे, शादियां वादियां तो सवाल ही नहीं है, और उल्टा उसको आप
वो नर्क में जलने वाला है तो उसको आप जाके सेव करेंगे, उसको आप कन्वर्ट करेंगे। तो वही जो वो होता है, एटीट्यूड होता है, वही एक तरीके से वोक लोगों का भी है, लेफ्ट का भी है, कि वो आपको डिजीज की तरह देख रहे हैं, वो आपको काफिर ना वो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको कन्वर्ट करके आपको बचाएंगे। वो अपने हिसाब से वो लगे हुए हैं बड़ा दुनिया के बहुत बड़े मिशन में कि इसको बचाना है, इसको बिगट है, इसको कन्वर्ट करना है। आप उस तरीके से नहीं देखते, आप देखते हो कि ये दिस इज जस्ट डिफरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नहीं, अब मैं समझ गया हूँ। हाँ, अब मैं भी थोड़ा, लेकिन वो क्या है ना, एक टीचर का बेटा हूँ तो वो बचपन से सिखा दिया गया था कि सबसे मिलजुल के रहो, लेकिन मुझे लगता है सबसे बोगस थ्योरी है जब सामने वाला ही आपसे मिलजुल के नहीं रहना चाहता है, तो आप उसको क्या कर सकते हो। तो मैंने आई ऑल्सो विल टेक इट हेड ऑन। मुझे देखिए, आपको अभी से बता रहा हूँ, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के क्रिटिक्स हैं वो इस फिल्म को रिव्यू नहीं करेंगे। हाँ, वो तो ऑलरेडी आपने देखा, एनडीटीवी ने तो ऑलरेडी प्रोपेगेंडा बोल दिया। और जिनको मजबूरी में करना पड़ेगा वो कहेंगे प्रोपेगेंडा फिल्म है। वो कई तो ये भी कहेंगे कि ये तो सरकार ने फाइनेंस की है, कई लोग कहेंगे ये तो कुछ रईस कश्मीरी पंडितों ने फाइनेंस करी है। किस तरह की अजीब अजीब सी बातें करेंगे, और ये सब बिना फिल्म देखे करेंगे। बिल्कुल। और जब फिल्म देखेंगे और रिस्पॉन्स लोगों का देखेंगे तो फिर वो मेरे पे पर्सनल अटैक करेंगे, मेरे को डिस्क्रेडिट करेंगे, फिर मेरे को लिख देंगे अच्छा इनने तो कभी दलितों के बारे में ट्विस्ट करके ये बोल दिया था, ये तो ये मीटू का है, अरे ये तो ये, दैट्स व्हाट दे विल ट्राई टू डू बेसिकली। तो ठीक है, लड़ने उतरे हैं। बट एनीवे, हाँ, जैसे इतने सारे बैटल्स खुल ही जाते हैं हमारे लिए, तो बट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट बैटल टू बी वॉन, कि कम से कम पुरानी नैरेटिव्स जो हैं उसको सही तरीके से दिखाएं। और वंस अगेन ऑल द बेस्ट, और हम जाएंगे। बिफोर यू क्लोज, मैं सच्ची में, मैं मेरे कई परिवार के लोग, मेरे बहुत जिगरी दोस्त, मेरे फैमिली, अपनी इमीडिएट फैमिली के बिहाफ पे और तमाम करोड़ों यंग इंडियंस के बिहाफ पे मैं तुमको, नुपुर को, तुम्हारी पूरी टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, तुमको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। देखो मेरी आंखें गीली होने लगी क्योंकि इतने घाक सांप हैं ये लोग। तुमने जो एक्सपोज किया राना अयूब का केस, पूरी जो उसकी स्टोरी टेलिंग की, जिस तरह से लिखा, उसको इजी किया कि आम आदमी समझ सके, दैट इज कमेंडेबल। आई थिंक आफ्टर लॉन्ग टाइम एनीबॉडी हैज डन दैट। अगर मैग्सेसे अवार्ड किसी को पुलित्जर मिलना चाहिए तो इस जर्नलिज्म को मिलना चाहिए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ये है, सरकार कोई भी चलाए, इस्टेब्लिशमेंट ये है, इस्टेब्लिशमेंट की आवाज खड़े होकर सामने उठाना। हैट्स ऑफ टू यू। आई विश तुमको सरस्वती विल ब्लेस यू एंड यू गाइस। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ अस ऑन दैट नोट। और प्लीज गो अहेड एंड वॉच द मूवी। OTT पे आए इसका इंतजार ना करें, इसको थिएटर में जाके देखें, और लेट्स मेक इट अ सक्सेसफुल मूवी। थैंक यू राहुल।